गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? गुड मॉर्निंग। ये सेशन लगभग 1 बजे तक चलने वाला है, 3 घंटे सिर्फ मेरे साथ। कोई भी लॉजिस्टिक्स अलाउड नहीं है। एमबीबीएस के बच्चों का जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे के सेशन में वॉशरूम जाने की भी इजाजत नहीं है। आज वो सेशन टेस्ट करना है। आप में से जिनको जरूरत है वो अभी वॉशरूम से फ्री हो सकते हैं। सेशन शुरू होने के बाद स्टूडेंट्स कैन नॉट गो आउट। पेरेंट्स आर एट देयर लिबर्टी। वो जब तक बैठना चाहें बैठ सकते हैं। एंड व्हेन दे रियलाइज कि अब मुझे जाना है, कुछ और कमिटमेंट है, दे कैन लीव एनी मोमेंट फ्रॉम हियर, इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आप सोचोगे सर ने पिछली बार बताया था, आपका ओरिएंटेशन ऑनलाइन लिया था मैंने, जिसमें आप में से बहुत सारे लोग लॉग इन करके, और नवंबर का महीना था, विंटर आ गया था, शायद कंबल में ब्लैंकेट में लेट के कुछ सुना होगा और कुछ घर में बाकी इधर उधर मूव किया होगा, आपने पूरा सुना नहीं होगा। So I have asked the faculty members to ask all of you to sit here. Set of students absolutely at the back. Is it audible at the Will someone confirm? Is it audible? एक दो पंक्तियां हैं कि पहले पंक्तियां कहने दो फिर तालियां बजा लेना। इस चमन में आना है आपको बार बार, इस चमन में आना है आपको बार बार, दरो दीवार को गौर से देख लीजिए। ये 3 घंटे का सेशन आपको ये समझाने के लिए है आप मेरे साथ और मैं आपके साथ कैसे रहने वाला हूं। बीजेएमसी के जो बच्चे हैं वो 3 साल और एमसीए के जो बच्चे हैं वो 2 साल। हाउ मेनी ऑफ यू इंक्लूडिंग बोथ BJMC and MCA have joined this institute to become a good human being? कितने हाथ उठाओ, कितने लोग अच्छे इंसान बनने के लिए भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लिया है? बाकी सब? How many of you wanted to become good citizens of the country? अच्छे नागरिक बनने के लिए कितने लोगों ने एडमिशन लिया है? अपना हाथ उठाओ, दोस्त का मत उठाना। हाँ, सेकेंड ईयर भी, सेकेंड ईयर एक्सेप्शन थोड़ी है। एंड ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि 2 साल या 3 साल अपना करिकुलम कंप्लीट करके किसी अच्छी कॉर्पोरेट में अच्छी जगह एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छा करियर बनाए, यानी एक अच्छी प्लेसमेंट लेने के लिए कितने लोग आए हो यहां? ओ, इसमें हाथ सबसे ज्यादा है। यही प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस को अच्छी कंपनीज में प्लेस कर सकेंगे, यही उनकी प्रॉब्लम है। आज का मेरा सेशन इसी पे बेस्ड है। अच्छा इंसान कैसे बनेंगे, अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, और साथ में एक अच्छा प्रोफेशनल बनकर अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट। कहा जाता है कि आप जिस शहर में जाएं या जिस सी शोर पे जाते हैं कहीं बोटिंग करने, रूल्स रेगुलेशंस ठीक से समझ लेना, नहीं तो बीच में कभी कुछ गड़बड़ हो गया, कोई भंवर आ गया, तूफान आ गया, तो आपको तैरने आना चाहिए, है ना? तो अगर रूल रेगुलेशन ठीक से समझ लेंगे तो ऐसे कोई मुश्किल वक्त में भी आपको पता रहेगा क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं और हमें क्या करना चाहिए। एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो बता देते हैं ना इमरजेंसी एग्जिट में कैसे काम करना है। ये आज का सेशन उस रूल्स रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स के लिए भी है। आप अच्छी जगह, आप सब, मुझे ऐसा लग रहा है आप सबकी पहली प्रायोरिटी अच्छे कॉर्पोरेट में जाना है, लेकिन थोड़ी प्रायोरिटी लेवल हमने बदली है।
अच्छे कॉरपोरेट में जाना भी हमारी प्रायोरिटी है, उससे पहले अच्छा नागरिक बनना, उससे पहले अच्छा इंसान बनना, ये सब हमारी प्रायोरिटीज में शामिल हैं। लेकिन इनके लिए जो डूज एंड डोंट्स हैं वो आज बताने का दिन है कि आप किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। और आज पहला दिन है। फॉर्चुनेटली अभी स्पोर्ट्स के 2 राउंड बाकी हैं, उसके बाद ओपन हाउस भी बाकी है। हो सकता है 2 राउंड से ज्यादा स्पॉट हो। ऐसे कितने बच्चे हैं एमसीए के जिनको दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर यूएसआईटी और भारतीय विद्यापीठ छोड़कर बाकी सारे कॉलेजेस अवेलेबल थे, सीटें ओपन थी एडमिशन लेने के लिए और उन्होंने नहीं लिया। उन्हें जेम्स, वेब्स सब अवेलेबल था, बनारसी दास सब अवेलेबल था, सीडैक, और नहीं लिया, भारतीय विद्यापीठ लिया है। तो आपने अपनी चॉइस से लिया है, कुछ समझ के लिया है। यह समझ के लिया है कि इस इंस्टीट्यूट में मुझे अपना करियर शेप करने के लिए, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। यह समझ कर लिया है ना। अगर उसे पूरा करने में आप किसी डूज डोंट्स को नहीं फॉलो करना चाहते तो वो बात भी आज ही मैं बताना चाहता हूं कि स्पॉट के 2 राउंड्स और ओपन हाउस बाकी है। अभी भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैंने शायद गलत इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, मुझे किसी और इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, और स्पॉट 1 स्पॉट 2 में आप जा सकते हैं। स्पॉट 1 में जो जाते हैं उनका 10,000 डिडक्ट करके पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर इस इंस्टीट्यूट के साथ अपना करियर बनाना है बेटा, तो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिन बुनियादों पे ये इमारत खड़ी की गई है भारतीय विद्यापीठ में, और वो जिस लेवल पे है कि जहां आपने पूरे एमसीए के बच्चे तो नेशनल टेस्ट से आते हैं, अब एनआईटीज कंडक्ट करता है टेस्ट, बीजेएमसी के बच्चे फॉर्चुनेटली अभी सिर्फ दिल्ली लेवल पे टेस्ट देके आए हैं। आपके पास कंट्री के सारे प्रीमियर यूनिवर्सिटीज अवेलेबल थे एनिमसेट के टेस्ट के थ्रू, बहुत सारे अच्छे ओल्ड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को छोड़िए। और दिल्ली में जब आप आए हैं तो यूएसआईटी और भारतीय विद्यापीठ छोड़कर दिल्ली के वेब्स, जेम्स, बनारसी दास सब अवेलेबल थे एडमिशन लेने के लिए। यू हैव रिफ्यूज्ड एडमिशन टू ऑल ऑफ देम फॉर सम रेपुटेशन, फॉर सम ब्रांड, एंड ज्वाइंड भारतीय विद्यापीठ। ये इसके पीछे सिर्फ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक बिल्डिंग इमारत जहां आप बैठे हैं, या जो बिल्डिंग बाहर से दिखती है, या वेबसाइट पे जो आपको एक्टिविटीज नजर आती हैं, बहुत ज्यादा हमारी सोशल प्रेजेंस नहीं होती बाकी कॉलेजेस जैसे, हमारे कॉम्पिटिटर्स के जैसे, उसके बावजूद आपने एडमिशन लिया है। तो ये समझ के लिया है कि ये इंस्टीट्यूट हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। उसमें कुछ भी कंफ्यूजन अगर है तो आप अपना डिसीजन स्पॉट 1 स्पॉट 2 में बदल सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आप यहाँ रहेंगे, आपको लगेगा बहुत सख्त इंस्टीट्यूट है, ओवर डिसिप्लिन है, यहाँ ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो कुछ बुनियादें हैं वो आप जैसे 20 बैचेस ने इस इंस्टीट्यूट में फॉलो करके इंस्टीट्यूट को सेकंड लास्ट इंस्टीट्यूट से आज देश का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट पे एमसीए के लिए पहुंचाया है। और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं इस इंस्टीट्यूट का सिंस 2002। मैं इस इंस्टीट्यूट में ये नहीं चाहूंगा कि मेरे डायरेक्टर रहते हुए जिन बुनियादों के साथ 20 बैचेस ने एक अच्छा फाउंडेशन तैयार करके आपको ये बनाया ब्रांड दिया, आपकी कुछ गलतियों की वजह से वो ब्रांड पे कोई डेंट लगे, ये किसी भी हालत में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके लिए बेटर है वो बच्चे यहां हो जो बच्चे दिल से, मन से, अपने पैशन से, अपने चॉइस से यहां आए हैं इस एग्जिस्टिंग ब्रांड को और बड़ा बनाने के लिए। ये बिल्कुल अप फ्रंट मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि 20 बैचेस स्टूडेंट्स batch after batch have contributed a lot to make this institute to come to this level, where almost every student in the country after NITs, after all premier NITs, aspire to get admission in MCA program of भारतीय विद्यापीठ। BJMC की जहां तक बात है, ये मेरा दूसरा बैच है, और दूसरे बैच की वजह से अभी बहुत बच्चों को पता नहीं है। इस साल तो जो कुछ फर्स्ट बैच ने काम किया उसके बेसिस पे लोगों को पता चला। बहुत सारे सेकेंड ईयर के बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स मुझे फर्स्ट ईयर में आया करते थे मिलने के लिए, और वो पूछते थे हम टीचर्स को मिलना चाहते हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के, हम लैब देखना चाहते हैं, हम मीडिया सेंटर देखना चाहते हैं। मैं उनको कहता था कि अभी तो 1 हफ्ते ही अप्रूवल मिले हुआ है, और आपको जो कुछ भी देखना है, मैं एज ए डायरेक्टर इंस्टीट्यूट हूँ, मुझे देखो, मीडिया सेंटर मैं हूँ, लेबोरेटरी मैं हूँ, और फैकल्टी भी मैं ही हूँ। फिर वो हंसते थे
और मैं उनको फिर रिप्लाई देता था कि अगर हमने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, MCA में अपना एक निश कंट्री में क्रिएट किया है बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सो यू मस्ट हैव ए बिलीव एंड कॉन्फिडेंस कि उस लेवल पे, उसी लेवल पे हम जर्नलिज्म में भी एक अच्छा निश क्रिएट करेंगे। और उन बच्चों ने, उन पेरेंट्स ने इन बातों पे भरोसा करके एडमिशन लिया। लेकिन इस साल जो जर्नलिज्म का बैच आया है वो कॉलेज देखकर गया है, मीडिया सेंटर भी देखकर गया है, कंसर्न फैकल्टी को भी मिलकर गया, सब कुछ देखकर सोच समझकर एडमिशन लिया है। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन दिमाग में अगर है कि मैं सिर्फ यहां आया हूं मौज मस्ती करने के लिए, सो प्लीज दिस इंस्टीट्यूट इज नॉट ओनली फॉर मौज मस्ती। ये अलग बात है कि इस इंस्टीट्यूट की पहली पॉलिसी मैंने ये बुनियाद डाली है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट कंसीडर होता है। यहां सबसे टॉप प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंस्टीट्यूट की फिलॉसफी है, इंस्टीट्यूट इज फॉर द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स, बट विद इन द फ्रेमवर्क डिफाइंड फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस। उस फ्रेमवर्क और उस डिसिप्लिन में इस कॉलेज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। ये मैं बिल्कुल स्लाइड पे कहीं लिखा नहीं है, बिल्कुल बिगिनिंग में अप फ्रंट आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन प्रोसेस ही एक अच्छा प्रोडक्ट जनरेट कर सकता है। अगर आप कहीं से यह सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब यह है कि इसमें मौज मस्ती की गुंजाइश नहीं है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, यू आर मिस्टेकन। आप डिसिप्लिन में रह के और मौज मस्ती भी कर सकते हैं और एक अच्छे इंसान में अपने को कन्वर्ट कर सकते हैं। यही पर्पस है इस इंस्टीट्यूट का। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इससे पहले कि आप अपनी एकेडमिक जर्नी एक प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए जो आप शुरू करने जा रहे हैं, आप सारे प्रोसेसेस अच्छे से समझ लीजिए। 4 पंक्तियां हैं एक बड़े शायर की कि जो चाहते हो चिरागों को हम सफर रखना, जरा हवा के इरादों पे भी नजर रखना। चिराग अपने जो हमारे ये 2 साल 3 साल का जो आपकी जर्नी है, जो मेरे साथ आप गुजारने वाले हैं, ये आपका वो चिराग है, आपकी लाइफ का, एकेडमिक एक्सीलेंस का, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एक चिराग है। आप चाहते हैं ये अच्छे से जलता रहे आपके पूरी लाइफ में और आप खुश रहें, तो आप रूल्स, रेगुलेशन, डूज डोंट पे ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप कहेंगे सर मैं बड़ी उम्मीदों से कॉलेज आया था, मुझे आपने सस्पेंड कर दिया, आपने मुझे एक्सपेल कर दिया, आपने मुझे टर्मिनेट कर दिया। ये सब कुछ हो सकता है अगर आप रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करेंगे। तो मैं पंक्तियां कह रहा था कि जो चाहते हो चिरागों को हम सफर रखना, जरा हवा के इरादों पे भी नजर रखना। अब उजड़ गए हो तो ये शिकायतें कैसी, कहा थे किसने कि तूफान की जद पे रहना। तो ये इस इंस्टीट्यूट की बेसिक फिलॉसफी होगी। विद दिस ओपनिंग नोट, पारुल मुझे कह रही थी कि सर आप में कुछ ओपनिंग रिमार्क करना है, तो मैंने कहा नहीं, अब आज का ओपनिंग रिमार्क मैं ही करूंगा। विद दिस ओपनिंग नोट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I did my MCA way back in the year 92 from Aligarh Muslim University as a central university. Joined software company that then named as CMC, Computer Maintenance Corporation. ये PSU थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को इसलिए बनाया था कि जो अर्ली 80s में राजीव गांधी के ज़माने में जो मेन फ्रेम एंड बाकी सिस्टम इंस्टॉलेशन इस देश में किए गए यूएस और यूरोप से, उन्होंने एक स्टेज के बाद ऑलमोस्ट लेट 80s में वो यूएस और यूरोप में मेंटेनेंस फैसिलिटीज देना और आगे सॉफ्टवेयर देना इंडिया को बंद कर दिया। So government of India came forward to establish their own company and CMC was established. I worked 4 years with CMC Limited, worked on the massive project of the railway automation, जो आप बहुत सारे काउंटर पे जाते थे और फटाफट एक प्रिंटेड टिकट आपको मिलता था, उस प्रोजेक्ट पे काम किया मैंने। 96 I resigned from CMC, joined Bharatiya Vidyapeeth, this very institute which is our management institute, and since then I am with Bharatiya Vidyapeeth. This is my 26th year with Bharatiya Vidyapeeth. 2002 में ये इंस्टीट्यूट जिसमें आप सब लोगों ने एडमिशन लिया है, इस्टेब्लिश किया हमने, एंड आई एम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो एमसीए के बच्चे हैं उनके लिए ये 21st बैच है। फर्स्ट बैच एमसीए स्टूडेंट्स का है और जर्नलिज्म के बच्चों का 2nd बैच है। एज हेड ऑफ योर फैमिली, हैविंग सेड ऑल दोज ओपनिंग रिमार्क्स, It's my privilege to welcome you all. 21वां बैच MCA का और दूसरा बैच BJMC का। It's my privilege to welcome you all. ये जर्नी सिर्फ 2 साल की नहीं,
या 3 साल की नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जो जर्नी जिंदगी भर आपसे कोई भी पूछेंगे तो आप यही बताएंगे कि मैंने अपना 3 साल या अपना 2 साल अपने वो प्रीशियस टाइम भारतीय विद्यापीठ के साथ गुजारा है। सिर्फ ये नहीं है कि आप फीस जमा करेंगे और साल गुजर जाएगा, मैं अगले साल दोबारा फीस लूंगा, ये मकसद नहीं है इंस्टीट्यूट का। मैं अप फ्रंट बच्चे को बता रहा हूं, अगर इस जर्नी में मेरे साथ चलना है, विल बी वेरी मेस्मराइजिंग, विल बी वेरी इनरिचिंग, विल बी वेरी मीनिंगफुल जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू, बिलीव मी। जो बच्चे 20 बैचेस पास आउट होके गए हैं, एलुमनाइज का इंटरेक्शन आपसे होगा, उनसे पता कीजिए, मौज मस्ती और कॉलेज के डेज इंजॉय करने के लिए जितनी अपॉर्चुनिटी बच्चे को चाहिए होती है वो सब दी जाती है यहाँ, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक्स, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर लर्निंग, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रूमिंग और एक अच्छे इंसान की ग्रूमिंग। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो ये समझ के मेरे साथ जो जर्नी आपने शुरुआत की है वो अगले इंटायर लाइफ के लिए आपकी मेरे साथ जर्नी है। यू विल नेवर एवर फॉरगेट, for all good reasons, to this institute that I will ensure for your entire journey in this institute, right? So thank you so much for having joined भारतीय विद्यापीठ। अगर आपने गूगल पे रिव्यू पढ़ा होगा, with very less presence on social media the last year onwards, because journalism students have joined, so we have started little more presence on social media, otherwise we did not have too much presence on social media। So आपने पढ़ा होगा तो ओपन रिव्यू ये आता है कि बहुत स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अनदर स्कूल गो एंड ज्वाइन भारतीय विद्यापीठ, बट एट द सेम मोमेंट ये भी रिव्यू आता है, इफ यू वांट टू लर्न एंड शेप योर करियर, द चॉइस इज ओनली भारतीय विद्यापीठ। सो इसके साथ आप आए हैं, इसके साथ मेरे साथ अपना सफर शुरू कीजिए। ऑल लॉजिस्टिक्स आउट, बाहर जाना मना है। दिस वेरी भारतीय विद्यापीठ ऑर्गेनाइजेशन was established 58 years ago by 18 years old boy, just joined primary school as an arts and drawing teacher, named as Dr. Patang Rao Kadam Saab, who has been almost 38 years ministers at government of Maharashtra. And this Bharatiya Vidyapit was established in a small village, Sangli, considered as a kind of most interior part of the Sangli, where students were not able to clear even their English and mathematics paper in their 10th class examination. So the moment they completed, Dr. Patang Rao Kadam and few friends of him, once they completed their 10th class, they realized that in general students are finding it very difficult to pass their 10th class examination only because of mathematics and English. So let's come together, join hands and ensure that we give sufficient coaching, sufficient facilitation to those students so that they can clear their 10th class with mathematics and English. That was the basic purpose of establishing Bharatiya Vidyapit on 10th May 1964. But see the vision, 58 years ago, a small coaching institute being established, and when the society was to be registered and when the rules and the bylaws and the MOUs was signed, he wrote in that bylaws that I want to see this institution growing to a level of university and start awarding its own degrees during my lifetime. And that realization could become true. His dream became true in the year 1996 when Ministry of Human Resource and Development, on the recommendations of University Grants Commission, awarded the status of deemed to be university to Bharatiya Vidyapit with a cluster of 23 institutions. And now, by now, Bharatiya Vidyapit deemed university has got 33 institutions, 2 medical colleges, 3 dental colleges, 11 engineering colleges, 14 institutions offering MBA and MCA programs, and you name a branch of education, Bharatiya Vidyapit has it. And by now, we have 187 institutions all across the country. So see the dream that every one of you must dream. How many of you have read Dr. APJ Abdul Kalam, the beloved president of this country, very popular amongst the students? कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? जिसने पढ़ा है वो हाथ उठाए। नहीं पढ़ा तो लाइब्रेरी में उनकी 3-4 किताबें हमारे पास हैं, पढ़िए उसे। पढ़ना जरूरी होता है ऐसे विजनरीज को, ऐसे लीडर्स को जिनकी लाइफ वर्थ इंस्पायरिंग है, पढ़िए। He said very clearly, dream, dream and dream. And then he said, your dreams must be supported by strategies
and your strategies should be put into practice on the ground to get it implemented. तो पढ़िए, ये ड्रीम जीता जागता भारतीय विद्यापीठ एग्जाम्पल है उसके लिए। तो अब्दुल कलाम साहब की किताब लाइब्रेरी से आपको किताब मिलेगी, लाइब्रेरी से लीजिए, पढ़िए। और जैसे शिव खेरा की बुक पे एक प्रेजेंटेशन होता है इन बच्चों का फर्स्ट ईयर का, वैसे अब्दुल कलाम साहब की तीनों बुक में से जो बच्चों को पसंद आए वो लिबर्टी बच्चों की है, लेकिन अब्दुल कलाम साहब की बुक पे प्रेजेंटेशन होगा, ये मस्ट है, ये रूल बुक का पार्ट है। कौन सी बुक और कौन सा चैप्टर प्रेजेंट करेंगे ये अपने पीपीटी में बना के, ये लिबर्टी बच्चों की है, जो उनको पसंद आए वो प्रेजेंट करें, ठीक है। इन दिल्ली वी हैव 3 institutions. We have an Institute of Management and Research, this very building where we are sitting, which was started in Delhi in 1992. Then we have Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering under Guru Gobind Singh Indraprasth University for BTech program, which was started in the year 1999. And then BVI camp, Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer Applications, S लगा के पढ़ना और लिखना, Computer Applications and Management BVI camp, which was started in the year 2002, again under Indraprasth University. This is a brief introduction of this campus. Bharatiya Vidyapeeth in nutshell. 58 years old organization. This is a little old slide, around 1 year ago, but this now little changes have happened. Bharatiya Vidyapeeth has close to 1 lakh teachers working, teachers and non-teaching staff members working in it under its umbrella across various campuses of Bharatiya Vidyapeeth. You go to Pune, catch any 5 students, at least 2 of them will be a student of Bharatiya Vidyapeeth. That is a kind of the presence of Bharatiya Vidyapeeth in Pune with the help of variety of the courses under various institutions, right? And almost all recognition, all accreditation from various accreditation and recognition and statutory councils. अब जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने शुरुआत की थी कि क्यों पढ़ने आए हैं, अपना टाइम और पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी क्यों देने आए हैं, डिग्री लेने, सिर्फ डिग्री लेने कितने लोग आए हैं? गुड, कोई हाथ नहीं उठ रहा, अच्छी बात है। क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन क्या है वो मैं यहां लिख के लाया हूं आपके लिए, हमेशा के लिए अपने दिल के तख्ती पे नोट कर लेना कि ये जो डिग्री आप लेने आए हैं ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और वो इस बात के लिए कागज का टुकड़ा है कि आपने जो फीस दी है उसकी रसीद आपको डिग्री के फॉर्म में मिल रही। लेकिन अगर सच्ची पढ़ाई है तो वो आपके संस्कार हैं जो आपको आपकी फैमिली ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके पेरेंट्स ने सिखाए हैं, जिनको पॉलिश करना हमारा काम है। तो अच्छा संस्कार, अच्छे संस्कार ही आपकी अच्छी शिक्षा है। आप उन अच्छे संस्कारों को हासिल करने आए हैं, न कि सिर्फ डिग्री लेने आए हैं। और जब अच्छे संस्कारों की बात मैं कर रहा हूं तो उसके साथ यह भी इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि जो कॉलेज का काम है वो सिर्फ बच्चे को पढ़ाना नहीं, बच्चे के कैरेक्टर को बिल्ड करना, बच्चे को इस लायक बनाना कि वो जहां कहीं जाए अपने एजुकेशन, अपने ग्रूमिंग, अपने संस्कारों की वजह से पहचाना जाए। इसलिए मैं हमेशा ये कोट देता हूं कि नेवर डिजाइन योर कैरेक्टर like a garden where anyone can walk, rather design your character like the sky where everyone desire to reach. और इसकी बहुत क्विक एग्जांपल ये है कि आजकल मॉल में परफ्यूम मिलता है, पहले हम 50 रुपए की बोतल छोटी खरीद लेते थे, आजकल बच्चे जाते हैं 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए का परफ्यूम खरीद के लाते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें। सुबह परफ्यूम लगाया, डिपार्टमेंट आ गए, कॉलेज आ गए, शाम तक आपसे किसी ने नहीं पूछा कि ये चेंज कहां से। पूछना चाहिए ना किसी को, अगर अच्छा परफ्यूम खरीदा है, ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, बहुत प्रीशियस, बहुत कॉस्टली, तो कोई तो पूछना चाहिए ना आपसे कि ये चेंज कहां से। तो किसी ने नहीं पूछा। विल यू रियलाइज बाय द इवनिंग दैट द इन्वेस्टमेंट मेड इन द परफ्यूम वाज वर्थ? क्या आप रियलाइज करोगे कि वो इन्वेस्टमेंट था या वेस्ट था? वेस्ट था। तो अगर आपने 2 साल और 3 साल अपनी एजुकेशन यहां से कंप्लीट की, ये ऐसा ही है कि जैसे आपने परफ्यूम की बोतल खरीदी और आपकी पर्सनालिटी से वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। वो चेंज रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो रहा कि जो कुछ पढ़ा आपने वो किताबों में, नोटबुक्स में, रजिस्टर्स में मेंटेन रखा। यू नेवर ट्राई टू इम्बाइब those values as part of your personality. You never try to internalize the kind of the concepts and the philosophies and the values which was ultimately the objective of the education as part of your personality. So when you are walking, when you are talking, when you are moving, when you are interacting with someone, when you are standing at somewhere,
those values are not being reflected. अगर वो values reflect नहीं हो रही हैं, तो जो आपने 2 साल अपना या 3 साल अपना precious time दिया, जो फीस दी, was of no use, and that's how I say was a big waste. तो exactly in the same manner, डिग्रीज आपको यहां लगा के लोगों को बताना न पड़े, लुक आई एम एन एलुमनाई ऑफ भारतीय विद्यापीठ, लुक आई एम एन एलुमनाई ऑफ भारतीय विद्यापीठ। सीबीएसई ने ये सिस्टम शुरू किया था ना, यहां नाम लगा के फोटो खिंचवा के और मार्कशीट पे और बाकी आईडी कार्ड पे डालते थे। इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब बच्चा बोलेगा, इंटरेक्ट करेगा, किसी से मिलेगा, कहीं जाएगा, बच्चे की पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होगा और आसपास के सारे लोग पूछने चाहिए, हाय कहां से पढ़ के आए हो, कहां से एजुकेशन हासिल की है। आपके पेरेंट्स को पूछेंगे अपने बच्चे कहां भेजे थे। दैट आई विल कंसिडर एज माई एडवर्टाइजमेंट। वो फिलॉसफी है भारतीय विद्यापीठ की। अपना पैसा और अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी और अपना टाइम वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करोगे भारतीय विद्यापीठ में? इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए फ्रेंड्स। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? There is nothing constant in this world except change. बाकी लोग नहीं एग्री कर रहे हैं, नहीं एग्री कर रहे तो मुझे आपको एग्री करवाना पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं, इन्हें पता करो, 15 साल पहले तक नोकिया फीचर फोन हुआ करता था, होता था ना। एंड वी यूज्ड टू बी सो प्राउड ऑफ नोकिया फीचर फोन, और इतना भरोसा होता था कि गिरने के बाद भी जोर लोअर चलता था। वर्ल्ड ओवर लार्जेस्ट पॉसिबल मार्केट शेयर वाज अवेलेबल विद दैट फोन। हाउ मेनी ऑफ यू नाउ हैव आफ्टर 15 years दैट नोकिया फीचर फोन, द नेक्स्ट जनरेशन? नोकिया फीचर फोन अब किनके पास है? नो हैंड। गुड, मैंने भी रखा है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। एटलीस्ट द कस्टमर लॉयलिटी मैंने भी संभाल के रखा है और वर्किंग रखा है। बैटरी काम करना बंद करती है तो कहीं से खरीद के ढूंढ के बहुत मुश्किल से उसको वर्किंग कंडीशन में रखता हूं। डिड वी रियलाइज वेयर नोकिया वेंट रॉन्ग? द प्रॉब्लम वॉज ऑफ चेंज। नोकिया डिडंट रियलाइज दैट द चेंजेस आर हैपनिंग सो फास्ट, so pervasive, so penetrative that if we will not change ourselves in terms of the technology, possibly my huge customer loyalty, robustness of the product, is existing strength of the product, or even the customer loyalty is not going to work and we will be replaced. And the world is witness of that. आज नोकिया के पास सारे स्मार्टफोन, जितने भी स्मार्टफोन के टाइप्स आप समझ रहे, सारे स्मार्टफोन नोकिया के पास अवेलेबल है। सो मच सो विंडोज जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, बाकी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड्रॉइड भी अवेलेबल है। बट कैन नोकिया गेट दैट शेयर व्हिच नोकिया हैड 15 years ago? Changes happened, but happened too late. चेंज हुआ लेकिन बहुत देर से हुआ। जब तक चेंज हुआ, जब तक लोगों ने आपको रिप्लेस कर दिया था। तो द पॉइंट ऑफ चेंज, कीपिंग पेस विद द टाइमिंग ऑफ द चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब भी आप में से जो लोग ये रियलाइज कर रहे चेंज की जरूरत नहीं है, देन वेट, देयर विल बी एक्सटर्नल इकोसिस्टम, देयर विल बी एन इकोसिस्टम इन विच देयर विल बी एक्सटर्नल प्रेशर एंड दैट ऑटोमेटिक प्रेशर विल चेंज ऑल ऑफ यू। जो लोग चेंज के साथ नहीं चलेंगे वो इस चेंजिंग इकोसिस्टम से बदल दिए जाएंगे। ये प्रूवन फैक्ट है। तो अपने आप को चेंज करने के लिए भी आप आए हो यहां। और इस पॉइंट पे मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, हम उस ग्लास को लर्निंग कप कहते हैं। आप उसमें और पानी डालेंगे तो पानी आएगा ग्लास में? तो ग्लास में अगर पानी डालना है तो हमें ग्लास खाली रखना पड़ेगा, एम्प्टी ग्लासेस रखना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम टू दिस इंस्टीट्यूट विथ लर्निंग कप, विथ एम्प्टी लर्निंग कप? अपना लर्निंग कप खाली करके कितने लोग आए हैं यहां? सब लोग आए हैं। जो अपना लर्निंग कप खाली करके नहीं आए हैं वो अपना लर्निंग कप खाली कीजिए। और इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इन 21st century हैज चेंज्ड। किताबों में आज भी वही 100 साल पुरानी डेफिनेशन लिखी हुई है ब्रिटिशर्स के टाइम की, कि यू आर कंसीडर्ड एज एजुकेटेड इफ यू कैन रीड, राइट एंड स्पीक। यही डेफिनेशन है ना। इसी पर लिटरेसी रेट डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का। द डिजिटल एज डेफिनेशन, 21st century का डेफिनेशन, जहां बहुत सारे चेंज हुए हैं, वहां एजुकेशन का पर्पस भी और एजुकेशन की डेफिनेशन भी बदल गई है। इफ यू कैन लर्न
Unlearn and relearn is the new philosophy, is the new definition of digital age. आज कोई बच्चा व्हाट्सएप पे so much so कि अब वो ईमेल पे भी GREAT ग्रेट नहीं लिखता. क्या लिखता भाई? G और 8 लिख देता. बिफोर लिखना है तो क्या लिखता? ये चेंज है ना. मेरे जैसे टेक लोगों को भी शुरू में जब ये लैंग्वेज व्हाट्सएप की नेटिजन लैंग्वेज शुरू हो गई तो 2-4 महीने ये समझने में लगा कि इसकी मीनिंग क्या है. ये चेंज है. इट्स अ गुड चेंज. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड चेंज. यू आर ऑप्टिमाइजिंग एवरीथिंग, योर एनर्जी, योर रिसोर्सेज ऑफ टाइपिंग so many big characters. So the change is happening very fast, and if you are not changing yourself, then the external environment or the changing ecosystem will change all of us. So all of us are ready for change. Having said that change, let's change for positive purposes. नहीं तो हमेशा क्या होता है, बच्चे सोचते हैं मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं कॉलेज में आया हूं, डायरेक्टर सर को ही इनकी फिलॉसफी, इनकी सोच चेंज करके जाऊंगा. मैं कैफेटेरिया में जाते हैं और कैंटीन मैनेजर जो वहां काउंटर पे बैठता है वो सोचते हैं इनको ही चेंज करूंगा. फिर मेरे पास आते हैं, सर उनको चेंज करना है. चेंज में हिज फिलॉसफी वाइज, हिज परसेप्शन वाइज, हिज थिंकिंग वाइज चेंज करने की बात कर रहा हूं. दूसरों को चेंज करना हमारा ऑब्जेक्टिव अभी नहीं है. वी आर नॉट अ चेंज एजेंट लाइक गांधी जी हु विल चेंज द इंटायर फिलॉसफी ऑफ द कंट्री एंड विल क्रिएट दैट. कहते ना कि जन भागीदारी हर एक इंडिविजुअल में डाल दी आजादी की. नहीं तो आजादी के लिए लड़ाई तो ऑलमोस्ट 1850 से चल रही थी, रादर उससे पहले से चल रही थी. 1897 तो सबसे बड़ा रिवोल्ट देखा, लेकिन गांधी जी बहुत बाद आए. बट गांधी जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसने उनको बापू बना दिया, वो ये था कि जो आजादी की लड़ाई, फ्रीडम स्ट्रगल इस देश में पीसेस, बिट्स एंड पीसेस में चल रहे थे. लोग राजा और महाराजा चला रहे थे, पैसे वाले और एलिट क्लास चला रहा था, जिसकी वजह से ग्राउंड पे वो इंपैक्ट नहीं दिख रहा था जो इंपैक्ट दिखना चाहिए. उस चेंज की, उस आजादी की ललक को, उस पैशन को उन्होंने हर एक इंडिविजुअल, क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या औरत, क्या मर्द, क्या लेबर और क्या ऑफिसर, सबके दिमाग में डाल दिया कि तुम गुलामी में नहीं रह सकते, तुम्हें आजादी चाहिए. और उस जन भागीदारी ने, जहां एवरी इंडिविजुअल वाज फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, ने हमें आजादी दिलाई और उनको बापू बनाया. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चेंज हमारे अंदर से शुरुआत होनी चाहिए और उसकी एग्जाम्पल हम खुद बनेंगे. इफ वी चेंज आवरसेल्फ, our changed personality, our changed approach will inspire everyone to get change. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने को चेंज न करूं और बाकी पूरी दुनिया को चेंज करना चाहूं. This cannot happen, and that's why I say कि आप हर चीज को देखने का नजरिया अच्छा रखना. एक क्विक स्टोरी है चेंज पे, कैसे परसेप्शन बदलता है. अगर कोई पॉजिटिव चीज मेरे सामने होती है तो पॉजिटिव चेंज आता है, कोई निगेटिव मेरे सामने चीजें होती हैं तो निगेटिव परसेप्शन बिल्टअप होता है. एक कपल, बहुत सारे एमसीए के बच्चे हैं, आईटी कंपनी में काम कर रहे थे. कंपनी ने इमीडिएटली सोचा कि एक छोटे शहर से हमें ऑपरेशन करना चाहिए so that we can serve to our customers near to that particular city. बैंक्स तो बहुत बार अब ऐसा काम करते हैं कि वो नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन कस्टमर के जाके सर्व करना चाहते हैं. So they asked the couple to go there, take charge of the newly built division of the company and serve to their customer from that nearest possible location. And also said कि आप वहां नए शहर में जा रहे हो, अच्छा अकोमोडेशन ढूंढ लेना, और जो आपको वहां रहने का अकोमोडेशन का खर्चा आएगा, that all company will bear at company cost, you need not to worry. They went on Friday evening, started finding house. आप में से बहुत सारे बच्चे आए होंगे अलग अलग सिटी से, और 1-2 दिन से आपका यही ऑब्जेक्टिव होगा कि बॉयज के लिए हॉस्टल कैंपस में नहीं है तो हमें कहां अकोमोडेशन मिलेगा, पीजी अकोमोडेशन. ऐसा वो कपल भी गए और घर ढूंढने लगे. एंड फॉर्चुनेटली दे कुड जीरो डाउन ए हाउस, टॉक टू द ओनर्स, and they realized that this is really a good place closest to my company, let's take it on rent, right? So they dealt everything, signed documents, and when they opened the house from inside, then they saw that house is full of dirt from inside, full of dirt from outside, and then they realized कि चलो ठीक है, अब तो एक दिन बचा है, सैटरडे इवनिंग हो गई थी, कल हम अंदर की क्लीनिंग करेंगे इनसाइड द हाउस, और बाहर की क्लीनिंग कभी और की जाएगी, जो विंडोज वगैरह बाहर से गंदे हैं वो बाद में कभी साफ किया जाएगा. सो दे क्लीन द हाउस फ्रॉम इनसाइड, दे शिफ्टेड इन द होम, एंड देन एवरी नेक्स्ट मॉर्निंग द नॉर्मल सिस्टम वाज, ब्रेकफास्ट वाज बीइंग मेड रेडी. दे यूज्ड टू सिट ऑन ए डाइनिंग टेबल टेकिंग ब्रेकफास्ट,
and while taking breakfast, from this window pane, both of them used to see outside. And then they saw at the neighbor's house, जो अपोजिट घर था, वहां एक रोप है, उस रोप के ऊपर बहुत सारे कपड़े धोने के बाद वो सुबह सुबह हैंग करती हैं for just inside the sun to get it dried. And they saw that even clothes after wash are so dirty. So they started talking amongst them, आपस में बात करने लगे कि probably they do not have access to the right kind of soap or right kind of detergent, or they may not be having a very clean water here to clean the clothes, or they do not know how to wash clothes, etc. And these kind of negative perceptions started building in their mind. And next day, same story. Then next day, very pleasant surprise to both of them. They realize absolutely clean, spotless, clean white clothes are on the same rope. उन्होंने कहा ये change कहां से आ गया? So the wife said immediately to the husband, look, probably someone has given them the technology how to wash clothes. Today I could see huge change. Then the husband replied, no, it was me who got up early today morning, cleaned the window panes with which she was seeing the world outside, and because our window panes were so dirty, whatever you were seeing outside seems to be so dirty. So now today I have done this job, and now everything which you look outside will be so clean, absolutely clean. And that's how, my dear friends, this is said that इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है. इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? हम बदलते नहीं बदलते. घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते. एंड दैट्स हाउ अ ग्रेट पोएट गालिब सेड, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा. आप इस कॉलेज में आईना साफ करेंगे, अपना चेहरा साफ करेंगे? आईना नहीं ढूंढेंगे साफ करने के लिए, उसके लिए मेरे पास लोग हैं. आप यहां आए हैं अपने को क्लीन करने के लिए, तो सबसे पहला चेंज खुद से शुरुआत होनी है. नहीं तो सब कुछ चेंज करेंगे फिर भी परेशान रहेंगे. तो परेशान नहीं होना, तो अपने को चेंज करेंगे. और इसीलिए मैं कहता हूं, दूसरी वीडियो स्किप करूंगा, इसलिए मैं कहता हूं, वी ऑलवेज फील दैट वी आर परफेक्ट एंड अदर शुड चेंज. यही है ना हमारा परसेप्शन कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके. इसीलिए सारी लड़ाइयां घर में भी होती हैं, आपस में फ्रेंड्स में भी होती हैं, टीचर के साथ भी बच्चे की लड़ाई हो जाती है. बच्चा कहता है, मैम यू कांट अप्रिशिएट व्हाट आई एम टॉकिंग. मैम कहती, बेटा आप समझ ही नहीं रहे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं. तो जो ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, उसका एक ही रीजन है, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, जिसको कहा जाता है कि everyone feel that he or she is perfect and others should change. It is like cleaning the mirror instead of cleaning our face, isn't or not? So हम अपने आप को क्लीन करेंगे, न कि हम मिरर क्लीन करेंगे. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world, and today I am wise, so I am changing myself. हम वाइज बनने आए हैं, क्लेवर बनने आए हैं. बच्चे कहते हैं बहुत क्लेवर है, मैं उनको इमीडिएट कहता हूं, बेटा लेट्स चेंज. आई एम नॉट रनिंग दिस इंस्टीट्यूट टू मेक यू क्लेवर एंड क्लेवर, आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूट टू मेक यू वाइज एंड वाइजर. जितना वाइज बना सकें उतना वाइज बनाएंगे. एंड वी ऑल आर सो डेस्परेट टू बी अंडरस्टूड. ये चेंज प्रोसेस के लिए दूसरी सबसे बड़ी फिलॉसफी है. आप कल सोसाइटी में बात करोगे, आपस में फैमिली में बात करोगे, कॉर्पोरेट्स में जाओगे, अगर आप गुड लिसनिंग हैबिट नहीं जनरेट करते, डियर फ्रेंड्स, हमेशा मिसअंडरस्टैंड किए जाएंगे आप. इसलिए दूसरी सबसे बड़ी फिलॉसफी है, लेट्स डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग, लेट्स डेवलप हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स. नहीं तो हमेशा ये होगा, वी आर सो डेस्परेट टू बी अंडरस्टूड बाय अदर्स, वी फॉरगेट टू बी अंडरस्टैंडिंग टू अदर्स. हम दूसरे को भी समझेंगे या सिर्फ अपने को समझाने की कोशिश करेंगे? दूसरे को भी समझेंगे, अपने को समझाएंगे. दूसरों को भी पहले सुनेंगे, समझेंगे, जरूरत हो गई तो चेंज करेंगे. ये अगला मैसेज है. और जब ये चेंज करेंगे तो चेंज की शुरुआत कहां से होती है? चेंज की शुरुआत ग्रेट फिलोसोफर वॉट हम्फ्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन में द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग कहा जाता है. कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होना, मैं तो एग्जांपल्स कंप्यूटर साइंस डोमेन से ला रहा हूं, ठीक है. तो
जो फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग, वॉट्स हम्फ्री, जिनके विजन पे सारे क्वालिटी मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिखे गए हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटी ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड आर फॉलोइंग दो सीएमएम मॉडल्स, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जैसे आईएसओ मॉडल होता है, सिक्स सिग्मा मॉडल होता है, ऐसा मॉडल है. He gave a very bold definition and he says that change program requires an understanding of the current status. Change program requires an understanding of the current status. तो current status हमें अगर अपना पता नहीं है तो हम change नहीं कर सकते. And that's how he gave an example first and said that if you don't know where you are going, any road will do. ये चाइनीज proverb है ना, centuries old Chinese proverb. Watts Humphrey came forward and said that this centuries old Chinese proverb is no more true. And why? He gave a counter example of that and he said that if you don't know where you are, a map won't help. जीपीएस मेरे पास है बट अनफॉर्चुनेटली वाईफाई काम नहीं कर रहा, मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा, मेरा करंट लोकेशन जीपीएस आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा, ट्रैक नहीं कर पा रहा. Will I be in a position to get help from the GPS? You have a big map, हार्ड कॉपी मैप, यू डू नॉट नो वेयर यू कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज में आने वाली थ्रेट्स को वो कैसे टैकल कर सकते हैं. और ये समझने के बाद हमारी कोशिश होगी आपको इनकरेज करना कि आप अपने स्ट्रेंथ को रिगुलसली प्रैक्टिस करो, स्ट्रेंथ को और पॉलिश करो, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उन पे हम कुछ सेशंस कराएं, कुछ स्पीकर्स बुलाएं, कुछ एक्टिविटीज कराएं एंड इंश्योर कि अर्लीस्ट पॉसिबल आपकी वीकनेसेस आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होनी चाहिए. चाहते हैं ना आपकी वीकनेसेस सारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएं? ये काम होगा इस इंस्टीट्यूट में. तो आपको सबसे पहले अपनी वीकनेसेस खुल के बताना जब प्रोफाइलिंग का सेशन हो कि मेरी ये 2 प्रॉब्लम्स हैं और मेरी ये 3 स्ट्रेंथ है. और स्ट्रेंथ आपकी तो टीचर 2-3 महीने में आइडेंटिफाई करके आपको बता देंगे, बेटा ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है. और हर बच्चे के साथ एक टीचर एसोसिएटेड है. 20 स्टूडेंट पे एक टीचर वार्डन, जिसका नाम हमने रखा है टीचर मेंटर. तो वो 20 बच्चों के लिए एक टीचर और उस टीचर के लिए 20 स्टूडेंट मेंटी. ये हैं जो आपकी ओवरऑल स्किल्स पे, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ध्यान रखेंगे कि टू विच एक्सटेंट यू आर इंप्रूविंग एंड टू विच एक्सटेंट यू नीड सम काउंसलिंग, सम गाइडेंस. तो आपको अपनी मेंटरशिप फाइल, उसी फाइल के अंदर आपका प्रोफाइल असेसमेंट लिखा होता है, जिसके बेसिस पे आपके मेंटर सजेस्ट करेंगे कि आउट ऑफ 20 6 मेंटर्स मेरे ऐसे हैं जिनकी बिहेवियरल काउंसलिंग की जरूरत है, 4 मेंटर ऐसे हैं जिनको कुछ टेक्निकल इनपुट की जरूरत है. अनलेस वी वर्क minutely and microscopically on all these issues that can transforming you into a good citizen, into a good human being, and of course a good professional will not be possible. तो ये पहला पर्पस है ये स्लाइड आपको दिखाने का, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, जो फॉर्म है उसको ऑनेस्ट भी भरना, और उस फॉर्म के बाद जो आपके टीचर मेंटर असाइन हुए हैं, आपके टीचर वार्डन, उनके साथ कांस्टेंट टच में रहना. एक हफ्ते से आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो किस में लग रहा है भाई? व्हाट्सएप, यूट्यूब. टीचर जैसे ही देखेंगे आपका ओवरऑल क्लास पार्टिसिपेशन कम हो रहा, आपकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, इमीडिएटली आपके साथ बैठेंगे. इससे पहले कि टीचर आपके साथ बैठें, आप अपने टीचर मेंटर के पास जाओ, अपने वार्डन के पास जाओ, उनसे बताओ कि मैम मेरी ये 2-3 प्रॉब्लम है, कैन यू हेल्प अस, कैन यू गाइड मी टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. दैट इज एन अप्रोच विच इज नोन एज ए प्रोएक्टिव अप्रोच. नहीं तो रिएक्टिव यह है कि टीचर आपको बुलाएंगे और आप भागते रहेंगे. बेटा ये अप्रोच इस कॉलेज में मत करना, नहीं तो भागने का कोई स्कोप नहीं है. आप सोचोगे नहीं मैं टीचर फिर कुछ पूछेंगे बैठ के, ये नहीं, भागने का कोई स्कोप नहीं है. आप कितने दिन भागोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन. एक दिन टीचर आपके पेरेंट्स को फोन करेंगे, इस बच्चे को मैं 3 दिन से बुला रही हूं मैं कुछ काउंसलिंग के लिए, ये नहीं आ रहा, आप भी आइए. फिर आपको पेरेंट्स पकड़ के ले आएंगे, उस दिन मेरे पास आना पड़ेगा. जो काम सिर्फ टीचर के पास सॉल्व हो सकता था, उस काम के लिए आपने पेरेंट्स को लूप में ले लिया, आपने डायरेक्टर को लूप में ले लिया, एंड यू projected yourself as a student who is not proactive, rather reactive. Reactive वो होता है जो कुछ होने के बाद रिएक्ट करते हैं. Proactive ये होता है कि अप फ्रंट, इन बिगिनिंग, ओपन लूप के जैसे आप उस पर कार्रवाई करें और वो चीज होने ना दें. एक्सीडेंट होने के बाद मिटिगेशन का जो काम है वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है. एक्सीडेंट होने से पहले जो हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं रोकने के लिए, ये प्रोएक्टिव अप्रोच है. तो लाइफ में प्रोएक्टिव हो गए, रिएक्टिव रहोगे. एब्सेंट होना है, पेरेंट्स ने बताया है कल 2 दिन मेरे साथ चलना है, मोस्ट वेलकम टू गो, अकॉम्पनी योर पेरेंट्स. मैंने बताया कॉलेज सख्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास चल रही है तो आप कहीं नहीं जा सकते. जैसे स्टाफ मेंबर्स को
छुट्टियां लेना अलाउड होता है ना, बहुत सारे लोग सर्विस में होंगे, अलाउड होता है। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से 8 छुट्टियां मिलती हैं कैजुअल लीव, और भी कुछ कुछ छुट्टियां हैं। जो लोग पीएसयूज में होंगे या बाकी प्राइवेट सर्विस में होंगे उनको शायद 12 छुट्टियां मिलती होंगी साल में। मैं आपको 2 सेमेस्टर्स हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, और मुश्किल से 3 महीने का सेमेस्टर है, उससे ज्यादा सेमेस्टर नहीं है। ये वो 2.5 से 3 महीना जो आपकी क्लास चलती है, वहां सिर्फ आपकी अटेंडेंस इंश्योर करूंगा, और उस 2.5 से 3 महीना मींस एक साल में आपके 6 महीने मैक्सिमम कमिटमेंट मांग रहा हूं। बाकी तो आपको मौज मस्ती का पूरा टाइम दे रखा है। जब क्लासेस चल रही हैं, जब सेमेस्टर वर्किंग है, तो हर सेमेस्टर में 5 दिन आप कैजुअल लीव अप्लाई करके ले सकते हो, प्रोएक्टिव तरीके से, रिएक्टिव नहीं। प्रोएक्टिव का आजकल अलाउड मैकेनिज्म है, पहले नहीं होता था। घर गए शाम में, पेरेंट्स के साथ डिसाइड किया, और फिर ये डिसाइड किया कि कल और परसों मुझे अर्जेंट जाना है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अपने टीचर मेंटर, अपने क्लास, हर 60 बच्चे का एक क्लास कोऑर्डिनेटर होता है, एक टीचर, अपने कोऑर्डिनेटर को, अपने टीचर मेंटर को एक व्हाट्सएप कर सकते हो कि कल और परसों मैम मैं पेरेंट्स के साथ फलानी जगह जा रहा हूं, तरसों आऊंगा, तो एप्लीकेशन पेरेंट्स से साइन करा के लाऊंगा, और ओरिजिनल पेरेंट का सिग्नेचर, अपना नहीं। इसी वजह से हमने इस बार जो व्हाट्सएप ग्रुप पेरेंट्स का बनाया है, मदर और फादर दोनों एडेड हैं, उनको ऑन द डे ऑफ योर रिपोर्टिंग वेरीफाई करना शुरू किया है। नहीं तो पता चलता है बच्चा अपने फ्रेंड का नंबर दे देता है। आपको पता होना चाहिए, बीजेएमसी के बच्चों के लिए हर महीने में एक बार पीटीएम की मीटिंग होगी, किसी तो सैटरडे, पॉसिबली लास्ट सैटरडे, और कुछ छुट्टी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो किसी और सैटरडे। अपना ही नंबर अपने ग्रुप में रखना, और अपने पेरेंट्स का जेन्युइन नंबर अपने पेरेंट्स वाले ग्रुप में रखना, और जो सिग्नेचर करके एप्लीकेशन लाओगे वो पेरेंट्स से, मदर फादर किसी एक से साइन करा लो। जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है उनका साइन लाना, जो पेरेंट्स है उनको बता रहा हूं। आपको पता नहीं, रैंडमली जो मेरे टीचर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। आपको लगेगा पता नहीं टीचर हैं कि जालिम है, जालिम नहीं है, उनको आपके साथ बहुत प्यार है। उनको ऐसा लगता है कि आपको 2 साल 3 साल उन्होंने अच्छे से ग्रूम किया, तो जब वो 3 साल गुजर जाएगा, जब आप उनको बहुत रिगार्ड दोगे, इसलिए वो अभी थोड़े दिन आपके साथ सख्त होंगे। आप जब फॉर्म लेके आओगे ना, तो उनमें से वो जब सब आप चले जाओगे तो वो फोन मिलाएंगे निकाल के, हेलो मैम, गुड इवनिंग, कल परसों आप लोग कहीं गए थे, बच्चा भी गया था, आपका आया नहीं था। तो पता है मम्मी क्या बताएंगे, नहीं तो बच्चा कॉलेज गया था। मैम कॉलेज आया था बच्चा तो एप्लीकेशन लेके आ जाया है। वो खट से पिक निकालेंगी और आपके मम्मी को भेज देंगी, आपके फादर को भेज देंगे। ये काम मत करना। मैं बता रहा हूं आपको, छुट्टी अलाउड है 5 दिन एक सेमेस्टर में, तो साल में 2 सेमेस्टर तो 10 दिन, तो 6 महीने में 10 दिन, 6 महीने में 10 दिन छुट्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कल नौकरी करने जाओगे नहीं देगी। और इसके साथ जो मोटिवेशन है वो देखो कि अगर आप सिर्फ 6 महीने में 10 दिन छुट्टी लेते हो, मींस एक सेमेस्टर में 5 दिन, तो आपकी अटेंडेंस वो 5 दिन आपकी छुट्टी कंसीडर होगी। जैसे स्टाफ जो सर्विस करते हैं उनकी सैलरी नहीं कटती अगर उन्होंने छुट्टी सैंक्शन कराई है, तब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता उस इनडिसिप्लिन के लिए, क्योंकि वो इनडिसिप्लिन नहीं कंसीडर होता है अगर अप्रूव छुट्टी है। तो उसी तरीके से आपकी अटेंडेंस नहीं कटेगी और आप फाइनली उतने क्लासेस माइनस करके सेमेस्टर की 5, 4, 3 जो भी आपने ली है, आपकी अटेंडेंस 100% होगी। 5 दिन सेमेस्टर में छुट्टी ले ली और फिर यहां ऑडिटोरियम की स्टेज पे आ गए, किस बात के लिए? 100% अटेंडेंस का अवार्ड लेने आया हूं। वो है 100% अटेंडेंस ली है। लोग पूछेंगे एक भी छुट्टी नहीं थी, तो आप चुप रहोगे, नहीं एक भी नहीं थी। फिर तो कोई पूछेगा, वो मेरा कॉलेज मुझे छुट्टी देता है सीएल 5 दिन 4 दिन, इस वजह से मुझे 100% अटेंडेंस मिली है। तो 100% वाले अटेंडेंस ब्रैकेट में 100% स्टूडेंट्स होंगे। हाँ जी, 100% की अटेंडेंस ब्रैकेट में 100% होंगे ना। और अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन खुद से अपने फ्रेंड से साइन करा के तो नहीं लाएंगे। हाँ, ये होना चाहिए यहां। और इसके बावजूद बेटा पकड़ लिया तो फिर वो 4 पंक्तियां बिल्कुल शुरू में सुनाई है, वो आपको याद दिलाऊंगा। अब फिर आपको पनिश करूंगा, वो पंक्तियां सुनाऊंगा जो चाहते हो चिरागों को हम सफर रखना, जरा हवा के इरादों पे भी नजर रखना। मतलब ये आपको पता रहना चाहिए, टीचर मेरी फटाफट फोन करेगी उस नंबर पे जो नंबर इनके रिकॉर्ड में है और व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया हुआ है, और पूछेंगी बच्चा 2 दिन आपके साथ गया था, फिर पकड़ा जाऊंगा
और फिर सर के पास पहुंचूंगा, सर सॉरी बोलूंगा, कान पकड़ूंगा, अपॉलॉजी लेटर लिखूंगा, सर बोलेंगे फिर ये पंक्तियां सुनाएंगे कि जो चाहते हो चिरागों को हम सफर रखना, जरा हवा के इरादों पे भी नजर रखना, अब उजड़ गए हो तो ये शिकायतें कैसी, कहा था किसने कि तूफान की सत पे रहना। जमुना किनारे घर बनाएंगे, बारिश ज्यादा हो जाएगी तो घर तो डूब जाएगा ना। इससे अच्छा है कि 5 दिन तो छुट्टी आपको दी गई है, और इसके बाद भी अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, कोई और रीजन है, कोई मेडिकल इश्यूज है, तो इसके अलावा 5 छुट्टियों के अलावा 25% आप एब्सेंस ले सकते हो फॉर वेरी जेन्युइन रीजन विथ डॉक्यूमेंट्स एंड विथ प्रूफ। तो इसका मतलब है 5 छुट्टियां और 75% अटेंडेंस, 25% आपको वेविंग दे रहा हूं। लेकिन उसके बाद अगर आप कहोगे सर मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, मैं तो 40% पे कॉलेज में एग्जाम देना चाहता हूं, फिर मैं पंक्तियां सुनाऊंगा आपको। आप कहोगे मैं बहुत बीमार हूं, मैं 50% पे देना चाहता हूं, मैं आपको एग्जाम में डिटेन कर दूंगा। आप कहोगे सर वेरी बैड, यू आर वेरी बैड सर। मैं आपको बताऊंगा बेटा ये तो पहले दिन बताया था, आई एम वेरी बैड, डोंट ज्वाइन माई कॉलेज, बताया ना सबसे पहले आने के बाद। मेरे साथ रहना है तो मेरे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो समझो। आपको सारे स्कोप दिए हैं, 5 दिन छुट्टी दी है, 25% वेवर दिया है, अब 40%, 50%, 60%। पेरेंट्स को, आप पेरेंट्स का क्या कसूर है, बच्चा नहीं आता और हम पीटीएम में पेरेंट्स को बुलाते हैं। गलती कर रहा बच्चा और पेरेंट्स आके लाइन में खड़े होते, ये क्या कसूर है भाई पेरेंट्स का। लेकिन मजबूरी है, मुझे आपके पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देनी है कि बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है, बच्चा छुट्टी ज्यादा ले रहा है, 75% से कम पे एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा। तो कोई बच्चा इस कॉलेज में 75% से कम अटेंडेंस ला के डिटेन तो नहीं होगा ना। तो बताओ नहीं लाएंगे 75% से कम अटेंडेंस, 75% आएंगे और मिनिमम 75% बच्चे 100% ला के यहां पहुंचेंगे। समझ रहे आप, 100% वाला अटेंडेंस क्लब, प्राइज भी मिलेगा, कुछ अवार्ड भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और सारे बच्चे इस हॉल में आज के जैसे तालियां बजाओगे। तो आप सबके लिए तालियां के 75% मिनिमम क्लास विल बी एट 100% अटेंडेंस। सब अपने लिए तालियां बजाओ, अंदर में याद रहेगी ये तालियां। और जब मेरे पास आओगे इससे कम अटेंडेंस पे मैं बताऊंगा वो तालियों की पास नहीं रखी है, तालियां जो बजाई थी उनका लिहाज रखना पड़ेगा ना। तो ये कुछ रूल्स हैं बहुत ही जरूरी। अच्छा ये सब क्या है, मैं हमेशा बच्चे को बताता हूं कि आपको पता है 100 ग्राम का एक मेटल लिया आपने और एक सोनार पता है जो और जेवर बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाता है। 100 ग्राम के एक मेटल का कोई एक क्यूब है आपके पास, वो सोनार के पास 24 घंटे आप उसके पास एक आग की भट्टी फर्नेस टाइप छोटी सी जलती रहती है, उसमें डालो, 24 घंटे के बाद निकालना। अगर उस 100 ग्राम के मेटल में सिर्फ 40 ग्राम गोल्ड था, बाकी सारी इंप्यूरिटी थी, तो वो 24 घंटे के बाद कितना ग्राम निकलेगा उसमें से? 40 ग्राम ही निकलेगा। 60 ग्राम मेल्ट हो जाएगा, जितनी इंप्यूरिटी है, कार्बन है, ये है, वो है, सब उसमें से खत्म हो जाएगा। 24 घंटे के बाद बचेगा कितना? 40 ग्राम। हमने इनपुट दिया था 100 ग्राम, निकला 40 ग्राम, वो बाकी 60 ग्राम भट्टी की नजर हो गया, है ना, भट्टी में काम आ गया। बीवीआई कैम भट्टी है, ऐसा समझ लो सीधा। आपको 2 साल और 3 साल में थिपाने वाला हूं। अगर 24 कैरेट गोल्ड बनने के लिए आए हो तो 2 साल और 3 साल के बाद सचमुच 24 कैरेट गोल्ड बन के जाओगे। और अगर नहीं तो 120 बच्चा जो क्लास ज्वाइन करेगा उसमें से 60-70 बच्चा ही को मैं पास होने दूंगा, एग्जाम बैठने दूंगा, बाकियों को डिटेन करता चला जाऊंगा हर सेमेस्टर में। तो ये नहीं करोगे ना। ये ऐसा इसलिए करता हूं, बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं, उनको पूछो, लड़कियां जब बड़ी होती हैं उनकी शादी करनी होती है तो आज भी इंडियन ट्रेडिशन में वी आर प्राउड ऑफ दैट रिच इंडियन ट्रेडिशन। मां कहने लगती है बेटा अगले साल शादी होने वाली है, ये सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो, अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां सीख लो। बताते हैं नहीं बताते हैं? मैं आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए ग्रूम कर रहा हूं। कल को आपको कंपनी में जाना है और जाने के बाद दे विल पे यू एंड विल एक्सपेक्ट सर्विसेज फ्रॉम यू। जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो या कुछ भी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना मैं प्रथम सेवक हूं। आप सारे लोग सेवक हो, जिस भी कंपनी में ज्वाइन करोगे सेवा के लिए ना, और उस सेवा के बदले कंपनी आपको, सर्विस इसलिए कहते हैं कंपनी आपको पे करेगी, फ्री में नहीं। तो कंपनी विल एक्सपेक्ट सम डिसिप्लिन, कंपनी विल एक्सपेक्ट सम डिलीवरेबल्स टू बी डिलीवर्ड बाय यू, कंपनी विल एक्सपेक्ट सम बेसिक मैनर्स, सम बेसिक बिहेवियर इन द कंपनी। वहां अगर मैं ये सब आपको नहीं सिखाऊं
मैंने 4 साल इंडस्ट्री में काम किया है, इंडस्ट्री के लीडर से बात करता हूं, इंटरेक्ट करता हूं उनसे, लोग आते हैं उनसे मिलता हूं। अगर हमने ये नहीं सिखाया और आपको कंपनी में भेजा तो वो क्या कहेंगे, कॉलेज ने कुछ नहीं सिखाया। जैसा माँ बाप को सुनना पड़ता है, इन-लॉज वाले कहते हैं कमाल है यार, आपके माँ बाप ने आपको कुछ नहीं सिखाया, वैसे कॉलेज को क्यों गालियां सुननी पड़ती है कॉर्पोरेट से। अब फिर वो आजकल के कॉर्पोरेट चूंकि पैसे देते हैं ना, दे आर सो प्रोएक्टिव एंड वोकल, तुरंत एक मेल लिखेंगे कॉलेज डायरेक्टर और प्लेसमेंट सेल को, आई एम सॉरी टू स्टेट दैट योर 10 students we have recruited, 6 of them are performing absolutely fantastic, congratulations to entire college for that, but sorry to note that 4 students named so are not performing and we are removing them from the company list with immediate effect। बच्चा भागा भागा आ जाता, सर हमें रिमूव कर दिया। टीचर्स ने मेहनत की, बीजेएमसी के बच्चे को फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर के बाद विथ ए स्टाइपेंड, विथ हैंडसम स्टाइपेंड रेंजिंग फ्रॉम 5,000 to 10,000 1 महीने की इंटर्नशिप दिलाई। जैसा बच्चा तो 12वीं का था, अभी 2 सेमेस्टर ही पढ़ा, वो 2 सेमेस्टर में 1 सेमेस्टर ऑनलाइन निकल गया, 1 ही सेमेस्टर ऑफलाइन था। इसलिए मैंने बुलाया है आज, ये लेक्चर भी नहीं सुना मेरा 4 घंटे वाला, और वहां जाके ओ ठीक है काम दिया था वो कर दिया, आप थोड़ी कंपनी में मस्ती करने दो। कंपनी कह रही है सारे एम्प्लॉयज मेरे खराब हो जाएंगे इससे। कंपनी खट से अगली मेल शूट करती है यहाँ प्लेसमेंट इंचार्ज को, मैं 3 बच्चे रिमूव कर रहा हूं। जब रिमूवल मेल आ जाता तो बच्चा भागा भागा कॉलेज आता है, मैम कंपनी के लोग बहुत खराब हैं, उन्होंने देखिए हमें रिमूव कर दिया। अरे मैम क्या करें और सर क्या करें, ये आपके कंट्रोल में था बेटा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आग की भट्टी है और तिप तिपा के यहां से निकलोगे। इसीलिए कहा जाता है ये इश्क आसान नहीं, इतना बस समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तैयार है ना सब लोग इसके लिए? आग का दरिया है भारतीय विद्यापीठ, इसके लिए तैयार रहना। चूंकि ये हम नहीं करते या बाकी कॉलेजेस नहीं करते, इस वजह से मोस्ट लिबरल सर्वे जो डिक्लेयर हुआ है वो कहता है ओनली 50% ऑफ द एजुकेटेड स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयबल, रेस्ट आर नॉट। 2015 का सर्वे है। बाकी 50% में क्या हो जाता है? बाकी 50% में जो पीछे बैठे हैं वो बच्चे सोचते बैक बेंचर रह के जिंदगी गुजर जाएगी, ऐसा नहीं गुजरेगी बेटा। आपको भी सीखना पड़ेगा, उस 50% के एक्सक्लूसिविटी की लिस्ट में नहीं रहना, पहले 50% के इंक्लूसिविटी की लिस्ट में रहना। और आप बताओ, हम बीबीआई कैंप के स्टूडेंट्स हैं, हमें सब कुछ सिखाया गया है, जितनी सख्ती करनी है कर लो, जो प्रोसेस बनाना है बना लो। वी हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज टू दैट एनवायरनमेंट। तो ये जो सर्वे निकलता है कि आधे बच्चे एम्प्लॉयबल हैं और आधे नहीं, ये सब सर्वे हमारे बीबीआई कैंप के बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और क्यों होगा? जब टॉप रैंकर मेरे पास है, कंट्री के बेस्ट इंस्टीट्यूशन को छोड़कर मेरे पास आए हैं, विलिंगली आए हैं, ना तो मां बाप के प्रेशर पे आए हैं ना कॉलेज के प्रेशर पे आए। मैंने कोई ऐड दी थी, कोई एसएमएस भेजा था, कोई कॉलेज से टेलीकॉलर ने कॉल किया था? बेटा आप आए हो, आप इस बात के लिए आए हो कि सर मैं आया हूं और यहां तिपूंगा 2 साल और 3 साल, लेकिन जिस दिन यहां से निकलूंगा आई विल बी, यू शुड बी, इंटायर कॉलेज विल बी प्राउड ऑफ मी। एंड ऑफ कोर्स हमारा एसेट क्या होता है? कॉलेज का बच्चा। सो यू शुड बी फर्स्ट प्राउड ऑफ योर सेल्फ, देन ओनली द कॉलेज विल बी प्राउड ऑफ यू। ये ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव की वजह से इतनी थोड़ी सख्ती इस कॉलेज में होती है, और रीजंस भी बहुत सिंपल हैं। आज जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो जिस कस्टमर के साथ डील करते हैं, वो कस्टमर बहुत ही एजाइल हो गया। आप इमेजिन करो कि मैं जब लगभग कितने साल, 2002, 20 साल, मैं 21 साल पहले मोबाइल खरीदने गया, हैंडसेट खरीदने गया मोबाइल के लिए। वो पूछ रहा मुझे कैसा हैंडसेट चाहिए भाई आपको? वो बड़ा आता था मोटरोला का, एंटीना के साथ, रेडियो के जैसे एरियल के साथ। तो मैंने उसको बताया भाई कोई सस्ता और अच्छा और टिकाऊ, टीचर था ना मैं, तो हर दिन तो बदल नहीं सकता था, तो कोई सस्ता टिकाऊ अच्छा दे दो। फिर उसने हमें नोकिया का भी बड़ा सा होता था वो दिया, पहला मोबाइल। एट द एज ऑफ क्लोज टू 32 आई एम परचेजिंग हैंडसेट। आई हैव नो क्लू, नो आइडिया अच्छे हैंडसेट की डेफिनेशन क्या होती है। आज एक 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा जब हैंडसेट खरीदने शॉप पे जाता है तो वो कम से कम 4 ऑनलाइन पोर्टल पे और कंपनी के पोर्टल पे सर्वे कर चुका होता है, 15 फीचर्स देख चुका होता है।
रेट सबका अपने पास नोट कर लेता है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेता है, फिर शॉपकीपर के पास जाता है अपने आसपास की मार्केट में और क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस पूछते पूछते इतना होता है कि उसके 5 6 7 क्वेश्चंस के बाद शॉपकीपर कहता है ओ बस मुझे नहीं पता भाई, ये सारे फीचर्स नहीं पता, बेचता हूं मोबाइल, आप ले लो, इसकी कंपनी के साइट देखो और खुद ही समझ लो, ये आपको अच्छा लगता तो ले लेना। फिर पूछा चलो कोई बात नहीं, ये बताओ आप कितने का बेच रहे हैं ये मॉडल। अगर कंपनी वाले वो शॉपकीपर कहते हैं मैं 23,000 का बेच रहा हूं, बच्चा खट से वो स्क्रीनशॉट निकालता है उसी दिन का या एक दिन पहले का, कहता है 19,990 रुपए का इस साइट पे मिल रहा है। क्यों बेवकूफ बनाते हो? बताता नहीं बताता। 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा इतना इन्फॉर्म्ड होता है ये बच्चा कौन है, यही कस्टमर है, यही वो सर्विस कंज्यूमर है जिसको हम और आप कॉर्पोरेट में बैठ के सर्विसेज देते हैं। आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे कि आपको पेमेंट मिलेगी, किसी को आप सर्विस दोगे ना, वो सर्विस लेने वाला ऐसा ही बच्चा होगा। इसका मतलब क्या है कि द कस्टमर्स आर मोर इनरिच्ड। मैं जब सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, गर्चे में पीएसयू में था, लेकिन जो हमारे काउंटर पार्ट प्राइवेट कंपनीज में काम करते थे मल्टीनेशनल्स में, उस वक्त 500% मार्जिन हुआ करता था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बिकॉज कस्टमर वॉज ऑलमोस्ट ब्लैंक। कस्टमर को कुछ पता नहीं होता। एक 50 रुपए का प्रोडक्ट आप सीधा 2,500 रुपए का बेच दो, कस्टमर को कुछ पता नहीं होता था, वो खुश होकर लेके जाता था और थैंक्स बोलता था। आज 50 रुपए का प्रोडक्ट आप 70 रुपए का नहीं बेच सकते। जो मार्जिन्स हैं इंडस्ट्रीज की वो 2 डिजिट्स में 20% के अंदर रह गई हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता करो। तो आप 50 रुपए का सामान अगर आपकी कॉस्ट प्राइस आ रही है तो आप मैक्सिमम 60 रुपए, 62 रुपए, 65 रुपए, 78 रुपए, 68 रुपए, 69 रुपए ऐसे बेचोगे। इसी में आपके सारे ओवरहेड्स आपको मैनेज करने हैं। क्यों? बिकॉज कस्टमर्स हैव बिकम मोर एम्पावर्ड बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द रिचनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। और यह वजह है कि जो इंडस्ट्री का सर्वे कहता है कि जो कस्टमर 2015 में 60 डेज साइकिल टाइम दिया करता था किसी प्रोजेक्ट के डिलीवरी के लिए, वो कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा कि बाय द ईयर 2021 have been passed out, customer expected the same kind of product with more features, better value additions within 7 days, and by the year 2025 will be over, customer will expect the product same day. मतलब 60 टाइम्स प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ये अगर बच्चा ग्रूम नहीं होगा, बच्चे को काम करने नहीं आएगा, जो प्रोफेशनल्स कंपनीज में जा रहे वो अगर राइट फ्रॉम डे वन प्रोडक्टिव नहीं होंगे, राइट फ्रॉम डे वन वो अच्छा काम नहीं करेंगे, तो हाउ कंपनी विल बी इन ए पोजीशन टू सर्व द कस्टमर? एंड कैन एनी कंपनी अफोर्ड टू लूज कस्टमर्स? मेरे जैसे डायरेक्टर कम मिलेंगे जो पहले दिन आके कहें कि अगर आपने गलत चूज कर लिया है तो कॉलेज बदल लो। वो इसलिए मैं कहता हूं बेटा मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूं, इस वजह से कहता हूं, समझ रहे ना? अपने साथ रखने के लिए पहले नोट ना सख्त नोट से शुरुआत करनी पड़ती है। तो कैन एनी कंपनी, एनी सर्विस प्रोवाइडर अफोर्ड टू लूज कस्टमर्स? कोई नहीं लूज कर सकता। अगर कस्टमर लूज करोगे तो बिजनेस कहां से आएगी? यू एक्सपेक्ट टू मेंटेन ए बेटर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, एंड देन यू आल्सो एक्सपेक्ट दैट योर कस्टमर शुड ब्रिंग मोर न्यू कस्टमर्स, एंड देन इन दैट बैकड्रॉप अगर आप काम नहीं करेंगे तो 2025 में 60 डेज टाइम में डिलीवर होने वाला प्रोडक्ट सर्विस आप सेम डे कैसे डिलीवर करोगे? आपको इमेजिन था कि से रशिया में, यूक्रेन में, अमेरिका में, यूरोप में कुछ हो जाएगा और नेक्स्ट मोमेंट विद इन 5 मिनट्स इंडिया में न्यूज सबके हाथों में होगी? ये क्या 20 साल पहले हम सोच सकते थे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो रेवोल्यूशन जिसको हम क्रांति कहते हैं, वो जरा सा कुछ होता है 200 तरह के सेंसर चाइना लगाना चाहता है, उसके बावजूद भी खबर अगले 5 मिनट में हर एक के हाथ में जो डिवाइस है उस पर मौजूद होती है। कितना फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। इस फास्ट वर्ल्ड में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप पीछे रहोगे तो सरवाइव करोगे? नेवर, दैट यू कैन नेवर सरवाइव इन दैट एनवायरनमेंट। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो टीचिंग लर्निंग की फिलॉसफी है, जब मैं पढ़ता था स्कूल कॉलेज में उसमें, और आप जिस एज में आए हैं 21st सेंचुरी में बदल गई है। हम जब पढ़ते थे, जब वो 20वीं सदी थी और हमें कहा जाता था कि फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम, focus on what is being taught in the classroom, but now focus have itself changed, the set of objectives have itself changed, and इसलिए 21वीं सदी का फोकस मैंने बताया डिजिटल है। 21वीं सदी की डेफिनेशन एजुकेटेड पीपल का अलग है। अब वो डेफिनेशन है लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। उस डेफिनेशन में कहा जाता है फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग लर्न्ड। अच्छा, टीचिंग और लर्निंग के डिफरेंस को समझने के लिए दिस कॉलेज विल गिव यू
enough opportunity so that not only teachers like me will give you lectures, rather you will be in a position to get involved in the activities. Wednesday and Saturday, it is a 6-day working college. Wednesday and Saturday primarily is half day, and these 2 half days are dedicated not for teaching subjects except unless otherwise some compelling needs and some emergency need is there to teach you 1 or 2 papers maybe on Wednesday, but rest of the time it is free only for activities which will be connected, which will be linked with your all other papers of the semester, and those activities teachers will be a facilitator. You all as students will be active learners, active performers, and will be actively involving, engaging yourself. Free format होगा. देखना चाहता हूं मैं कितने बच्चे कितने टीम के साथ कोलैबोरेट करके वो एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी क्या होगी ये भी बच्चे डिसाइड कर सकते हैं और अपने एक्टिविटीज का नेचर अपने टीचर से, अपने कोऑर्डिनेटर से अप्रूव कराएंगे, और वो वेडनेसडे और सैटरडे एक्टिविटी होगी. उसका नाम रखा है हमने कॉर्पोरेट ग्रूमिंग, जिसका पर्पस ये है कि सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं होगा, आपको उन एक्टिविटीज में, एकेडमिक एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके ये जो फोकस है 21st सेंचुरी का, व्हाट इज बीइंग लर्न, इसके लिए आपको ग्रूम करना है, इसके लिए आपको तैयार करना है. इसलिए इसका नाम रखा है कॉर्पोरेट ग्रूमिंग. अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मैं तो ग्रूम किया कराया आया हूं, मुझे क्या ग्रूम कीजिएगा, है ना. ऐसे बच्चों को मेरा आंसर है, मैंने कहा था बेटा लर्निंग कप खाली करके आना, मतलब लर्न कर चुके हो, अनलर्न मतलब खाली कर लेना कप. मेरे पास आए हो अब रीलर्न करने के लिए. अगर खाली करके कप नहीं आओगे तो फिर इस कॉलेज में बहुत तकलीफ होगी. तो आपको उस कॉर्पोरेट ग्रूमिंग की अटेंडेंस मस्ट होती है. आपके सारे नंबर सिस्टम जो इवन मार्क्स उससे कनेक्टेड है, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट पे अटेंशन ऑन योर ओन ग्रूमिंग. आईना साफ करना है या अपना चेहरा साफ करना है, अगर हमें अपने आप को बदलना है तो वेडनेसडे, सैटरडे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वैल्यूएबल डेज हैं आपके लिए देन जस्ट क्लासरूम्स. क्लासरूम में जो कुछ हो रहा वो तो शायद अगर एक लेक्चर आप मिस कर गए या 5 दिन छुट्टियों की वजह से मिस कर गए तो वो तो आपको हमने कॉलेज की वेबसाइट पे जो पोर्टल है हमारा, वहां सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं. यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे, हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा लेक्चर मिलेगा. गूगल बाबा तो है ही है, भारत सरकार का स्वयं पोर्टल है. ऑल ओवर वर्ल्ड आपको इतने सारे अदर पोर्टल्स हैं, लाइक MIT's का ओपन कोर्स वर्क है, ये सब आपका काम कर सकता है. लेकिन जो वेडनेसडे, सैटरडे बच्चे के इन्वॉल्वमेंट से आप जो एक्टिविटी परफॉर्म करके सीखेंगे, टेक्निकल एक्टिविटी, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है. इसलिए अटेंडेंस सारी कंपलसरी होती है, चाहे एक्टिविटी ऑडिटोरियम में हो रही हो, चाहे एक्टिविटी प्लेग्राउंड में हो रही हो, एक्टिविटी कैफेटेरिया में हो रही हो, या एक्टिविटी और क्लासेस क्लासरूम में हो रही हो, सब कंपलसरी होता है. तो आप ये कहोगे सर बाकी 4 दिन तो मैं आया था, वो सिर्फ सर कमाल है सर, वो एक्टिविटी के दिन ही तो एब्सेंट था सैटरडे को, सब कॉलेज तो बंद ही रहता है सैटरडे को. यू आर मिस्टेकन माय डियर फ्रेंड्स, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड इन दिस कॉलेज. So please keep, it is very inside your own blank pages written somewhere. It is a 6 days working, and Wednesday half day as well as Saturday half day are not the break for social commitments. These breaks are academic breaks, जहां आपको लाइब्रेरी के अपने फ्रेंड्स के साथ पीयर ग्रुप, ग्रुप लर्निंग, ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप स्टडीज, ऐसे जो भी कुछ काम है वो सारे काम आप करेंगे. सिर्फ संडे आपका इंडिविजुअल और सोशल ब्रेक है, जहां आप अपने कोई सोशल कमिटमेंट्स हैं, फैमिली कमिटमेंट्स हैं, आसपास में कहीं जाना है तो वो आप कर सकते हैं, वो भी इस शर्त पे कि आपको वीक खत्म होने के बाद सैटरडे कोई बैकलॉग नहीं बचा है तो, और नहीं तो आप संडे को अपना बैकलॉग क्लियर करेंगे, सो दैट आपका मंडे जब आप आए तो आपका सारा बैकलॉग पिछले हफ्ते का क्लियर होना चाहिए. ये नहीं कि एग्जाम से पहले पढ़ाई करेंगे, एनुअल सिस्टम नहीं है ये सेमेस्टर सिस्टम है. सेमेस्टर सिस्टम में भी कंटिन्यूअस असेसमेंट है. हर हफ्ते कोई तो आपका सरप्राइज टेस्ट आपकी क्लास में होगा. अगर आप मिस कर जाओगे, कोई बैकलॉग रहेगा, नंबर कम हो जाएंगे, फिर लाइन में खड़े रहोगे, सर 11 नंबर आए हैं, अगर आप इसको 13 करवा दें तो मैं पास कर जाऊंगा. 25 में से आउट ऑफ 25 इंटरनल्स हैं, तो 25 में से 13 करवा दीजिए, पास हो जाऊंगा. मुझे बहुत शर्म आती है जब बच्चा कोई आके मुझे कहता है कि 11 नंबर आए हैं, 13 करवा दीजिए. मुझे बहुत खुशी होती है कोई बच्चा 24 नंबर लाया हो 25 में से और मेरे पास आए, सर 25 नंबर का भी कोई इंतजाम है क्या? कोई प्रोसेस ऐसा जरूर होगा सर कि मैं कुछ करूं
कुछ और टेस्ट दे दूं, कोई वाइवा दे दूं, मेरा 25 हो जाए, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं टीचर्स को बुलाता हूं, मीटिंग करता हूं, मैं उनको कहता हूं कुछ तो सप्लीमेंट्री सिस्टम लगाओ, ये जितने 22-23 वाले बच्चे हैं, 22 के ऊपर वाले जितने बच्चे हैं, इन सबको 25 देना है मुझे। लेकिन मैं ऐसे घर बैठाले नहीं दूंगा, मैं इनको कुछ तो प्रोसेस में इन्वॉल्व करूंगा, कुछ उनसे काम कराऊंगा और 25 नंबर देना चाहता हूं। लेकिन जब 12 वाले बच्चे मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं उस कॉलेज का डायरेक्टर हूं जहां बच्चा मुझसे 50% नंबर के लिए आके रिक्वेस्ट कर रहा और सिर्फ पास हो जाने के लिए इस कॉलेज में आया है। मैं पेरेंट्स को बुलाता हूं, बच्चे के साथ बैठता हूं, कहता हूं ये सेमेस्टर गुजर गया बेटा, तुम्हारे 11 नंबर आए हैं, राइट मी एन एप्लीकेशन, आई विल मेक यू एब्सेंट, 0 नंबर भेजूंगा आपका। अगले सेमेस्टर में आई वांट यू शुड स्कोर 25 आउट ऑफ 25। ये करेंगे? 10 और 11 नंबर वाले मेरे पास तो नहीं आओगे कि 13 नंबर दिलवा दीजिए सर, है ना? ये नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं आप यू बिकम डिजर्विंग। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर, उन्होंने अपने बेटे के टीचर को लिखा था, अमेरिका में बेटा पढ़ता था, उनके टीचर को लिखा था कि खुदी को, बेटे को एड्रेस करके, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना? इब्राहिम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को जो लेटर लिखा था, वो कॉलेज के एंट्री, जब आप एंट्री करते हैं, आगे एक एरिया है जिसको बच्चों ने नाम रखा है हवा महल, मैंने नहीं, वहां इब्राहिम लिंकन का लेटर अपने बेटे के नाम लिखा हुआ हमने पूरे फुल वॉल पे, वॉल ऑफ फेम जैसे लगा रखा है, सिर्फ इसलिए कि आते जाते बच्चे पढ़ें, सीखें, वैल्यूज इंबाइब करके जाएं। आप नकल करके पास कर जाओगे, 80% नंबर लाओगे जैसे बच्चे ऑनलाइन में कर रहे, तो उससे क्या आप समझते हैं कि आपके वैल्यू? परफॉर्म कीजिए, कुछ एक्टिविटी कीजिए, मिलिए जुलिए, हॉलिस्टिकली ग्रूम होइए। और उसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन डिस्पाइट एवरीथिंग हॉलिस्टिकली ग्रूम्ड की है कि कैन यू इंश्योर टू लर्न लेसन फ्रॉम द फेल्ड प्रोजेक्ट। लर्न लेसन फ्रॉम द फेल्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि योर नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ वर्क शुड बी बेटर एंड बेटर देन द प्रीवियस आइटरेशन ऑफ द वर्क। बहुत सारे बच्चे जो बीसीए करके, बीएससी कंप्यूटर साइंस करके एमसीए में आते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे 1 साल 6 महीने 4 महीने 2 साल, और बहुत सारे बच्चे जो कुछ ब्रेक करके आते हैं एमसीए करने, वो इंडस्ट्री में काम करके आए हैं। वो मुझे बताएं कि क्या इंडस्ट्री ये एक्सेप्ट करेगी कि आपका अगला आइटरेशन जो आप सेकेंड टाइम काम कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम जो काम किया था उससे खराब हो? आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो सेकेंड वर्जन है वो पहले वर्जन से खराब हो? जैसे ही आप करते हैं वर्जन 2, ये डायरेक्ट इंप्लाई करता है इट हैज टू बी बेटर एंड मोर इम्प्रोवाइज्ड वर्जन एज कंपेयर टू वर्जन 1। तो होलिस्टिकली डेवलप्ड का मतलब है कि जो गलतियां आज मैंने की फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं करूंगा, जो सेकंड सेमेस्टर में की वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं करूंगा। नई गलती हो सकती है, नई गलती तो होने के लिए होती है, नई गलती हो सकती है, नया मिस्टेक हो सकता है, कुछ और गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो मैंने सीख लिया वो लाइफ लॉन्ग के लिए मैंने सीख लिया। यह है होलिस्टिकली ग्रूम्ड इंडिविजुअल का मतलब। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी, हार्ड एंड सॉफ्ट। ये 4 फैक्टर्स एक साथ डील करके मैं बताऊंगा कि जो हमारा रियलिस्टिक वर्ल्ड है, रियल टाइम वर्ल्ड है, वो एम्बिगुअस है, अनसर्टेन है, फुल ऑफ हार्ड, फुल ऑफ सॉफ्ट सिचुएशन। एंड जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो जानते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कैपेबिलिटी व्हिच मेक्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। आप पेरेंट के साथ जैसे बात करेंगे, टीचर के साथ जैसे बात करेंगे, अपने फ्रेंड्स पीयर ग्रुप पे थोड़ा अलग बात करेंगे, है ना? अपनी सोसाइटी में बात करेंगे तो अलग करेंगे, और कंपनी में जाके अपने बॉस से अलग बात करेंगे। बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। टीचर को देखो, क्लासरूम में आप 10 बार पूछ लेना, टीचर इज बाउंड टू एक्सप्लेन यू 10 टाइम्स। उसके बाद भी क्लासरूम के बाहर निकल के आप बताओ मैम सॉरी नहीं समझ में आया, मैम कहेंगे अच्छा बेटा अभी 4 बजे आना, ट्यूटोरियल का 4 से 5 सेशन होता है, मेरे पास बैठना, आई विल इंश्योर यू मेक इट टू अंडरस्टैंड। और मैम ने नहीं समझा पाए तो या तो बच्चे ही आ जाता है या मैम ही आ जाती हैं, सर ये 4 बच्चे हैं मेरी क्लास में, उनको मैं नहीं समझा पा रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं हो रहा है, सो कोई दूसरे टीचर को कनेक्ट कर दीजिए वो 4 बच्चों के लिए, उनका बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। बताते नहीं बताते? एग्जाम हॉल चल रहा है, आपको पेपर लिखना है, क्वेश्चन पेपर देखा और समझ में नहीं आ रहा आंसर, तो मैम सर आगे, मैम ये नहीं समझ में आ रहा है आंसर क्या है, आंसर बताइए। तो मैम आंसर बताएंगी? मैं क्या बेटा आंसर बताते हैं, बाहर अनफेयर मींस का फॉर्म भरो बच्चे का।
so the same teacher behaves differently in different situation. तो ये समझ के रखना है आपको कि the situation will be hard and soft where you have to behave differently. One rule will never work for all situations. That is a proven fact. And ambiguous and uncertain, life is full of ambiguity and uncertainty. मैंने 10 साल से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया है. उस ज़माने में पढ़ाया है जब लोग पूछते थे क्यों पढ़ाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई. आज का वो ज़माना है जहां कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तो छोड़िए, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, जर्नलिज्म, बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपका कदम आगे नहीं बढ़ सकता. आपके पास मोबाइल है, मैं मेरा मोबाइल ऑफिस में रख के आया हूं. आपके पास मोबाइल है, आपको पता है आपको मोबाइल बहुत सारे एआई इनेबल्ड सिस्टम के थ्रू आपका सॉल्यूशंस देता है. और एआई जो पढ़ाया मैंने, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. आजकल एनईपी में कहा जा रहा है कि भाई आप नेचुरल लैंग्वेज में पढ़ाइए, मतलब हिंदी बेल्ट में हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश बेल्ट में इंग्लिश में पढ़ाइए, तमिल बेल्ट में तमिल में पढ़ाइए, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड इट बेटर. ये ना NEP through natural languages, because probably we may express our concern, our philosophies more accurately, more precisely and more pragmatically in our local languages as compared to some फॉरेन लैंग्वेज, राइट. तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ा चैप्टर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहां हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज को तमिल में, तमिल लैंग्वेज को मलयालम में, मलयालम को मराठी में, मराठी को पंजाबी में कन्वर्ट करना है. फॉर BJMCA स्टूडेंट्स, टीचर्स हैव कम फॉरवर्ड टू ओपन द स्कूल ऑफ ऑल्टरनेट लैंग्वेजेस, जहां पंजाबी, बंगाली और वो तमिल, मराठी, ये सब सिखाएंगे आपको. पता नहीं बच्चे पंजाब जाके न्यूज़ इंडस्ट्री में काम करें तो उनको पंजाबी आनी चाहिए, बंगाल चले गए और काम करने चाहिए तो उनको बंगाली आनी चाहिए, फ्रांस चले गए और फ्रेंच बोलना पड़े, जर्मनी चले गए और जर्मन बोलना पड़े. तो ऐसे वो सारे बच्चे जो फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए या अल्टरनेट लैंग्वेजेस के लिए लोधी रोड और साउथ एक्स और ग्रेटर कैलाश किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं जाके, और फिर मुझे कहते हैं सर 3 बजे जाने दीजिए, मेरी क्लास 4 से 6 होती है. मैं उन सबको बताना चाहता हूं कोई फॉरेन लैंग्वेज का स्कूल बाहर ज्वाइन करना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर क्लासेस अलाउड नहीं है इस कॉलेज के अंदर. लेकिन आपकी ये नीड, ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए. इसके लिए टीचर्स हैव टेकन इनिशिएटिव एंड स्कूल ऑफ ऑल्टरनेट लैंग्वेजेस विल बी ओपन राइट इन द कॉलेज, सो दैट अगर आप में से कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे ऑल्टरनेट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो लैंग्वेजेस यहाँ ज्वाइन करके 1 घंटा 4 से 5 कॉलेज में रुक के सीख के तब घर जाएं. एक बार आप सुबह कॉलेज आइए तो सिर्फ शाम में घर जाना हो, बाकी कहीं भी नहीं जाना. और कहीं जाना हो तो पेरेंट्स को बता के जाना या पेरेंट्स के साथ जाना. ठीक है. तो मैं कह रहा था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते जो वहां इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंस ट्रांसलेट करना था, तो मेरी फेवरेट एग्जांपल थी, मैं कहता था भाई चलो इंग्लिश में मैंने एक सेंटेंस कह दिया, वो भी स्पोकन इंग्लिश. मतलब मैं बोल रहा हूं, इसको पहले आप पेपर पे लिखो, लिखने के बाद हिंदी का सेंटेंस पेपर पे बनाओ, फिर उस हिंदी के सेंटेंस के बोलो. मींस स्पोकन इंग्लिश टू स्पोकन हिंदी, ऐसा ट्रांसलेट करना है. एंड द सेंटेंस इज आई सॉ द ताजमहल फ्लाइंग ओवर आगरा. हु वाज फ्लाइंग? आई सॉ द ताज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का है. ऑल हार्ड फैक्टर्स अवेलेबल हैं, एम्बिगुअस भी है, अनसर्टेन भी है ना. आई सॉ द ताजमहल फ्लाइंग ओवर आगरा, एम्बिगुइटी नहीं है. कौन फ्लाई कर रहा था? एम्बिगुइटी है ना. लेकिन एक सर्टेनिटी है इसके साथ, ताजमहल कैनॉट फ्लाई, मस्ट बी आई. तो डिसएम्बिगुएशन आसान हो गया ना. इसलिए कहते हैं वेयर एवर देयर इज ए प्रॉब्लम यू डिसएम्बिगुएट इट विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल इंटेलिजेंस, राइट. अगला सेंटेंस देखो, आई सॉ द बॉय प्लेइंग इन ए पार्क विद ए टेलीस्कोप. क्या मीनिंग है? कोई बताएगा हिंदी में क्या मीनिंग है भाई? आई सॉ, अच्छा मैं थोड़ा पॉज ले लिया, मैं पॉज खत्म कर रहा हूं इसमें से, बीच में से. आई सॉ द बॉय प्लेइंग इन ए पार्क विद ए टेलीस्कोप. ऐसे अंग्रेजी बोल सकता है ना बहुत आदमी. बहुत सारे लोग चंद्रबाबू नायडू क्या बोलते थे समझ में नहीं आता था, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो बोलते थे पता चलता था सेंटेंस खत्म हो गया, फिर अब नया कंस्ट्रक्ट आ गया सेंटेंस का. तो अलग अलग लोग बोलते हैं. स्पोकन इंग्लिश का तरीका, एक्सेंट, डिलीवरी, स्पेस सब अलग अलग है. तो एक फास्ट बोलने वाले लोग बोल रहे हैं जो क्विक बोल जाते हैं कि आई सॉ द बॉय प्लेइंग इन ए पार्क विद ए टेलीस्कोप. हु वाज प्लेइंग इन द पार्क? बॉय. ये तो सर्टेन है. एम्बिग्यूटी कहां है? एम्बिग्यूटी ये है कि हु वाज यूजिंग टेलीस्कोप. Whether I saw using telescope that a boy is playing in a park, or I saw with my open eyes, with my naked eyes, that the boy is using telescope and sitting in the park. These are two correct meanings or not? In the first case,
ताजमहल कैनॉट फ्लाई, सो दैट वाज द रॉन्ग मीनिंग, बट हियर बोथ द मीनिंग्स आर करेक्ट। सेंटेंस प्रोसेस करना होता है तो लेक्सिकल एनालिसिस है, देन सिंटैक्टिक एनालिसिस है, सिमेंटिक एनालिसिस है, मीनिंग करेक्ट है नहीं, लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब ग्रामर करेक्ट है या नहीं, सॉरी लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब है कि टोकन करेक्ट है या नहीं, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो डिक्शनरी में अवेलेबल होने चाहिए, एक गलत वर्ड यूज मत कीजिए। देन सिंटैक्टिक एनालिसिस, ग्रामर सही है कि नहीं, सिमेंटिक एनालिसिस, मीनिंग सही है कि नहीं, एंड देन प्रैग्मेटिक एनालिसिस, वेदर that the meaning which is being conveyed is the actual meaning or some other meaning. Pragmatic analysis. ये सारे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले लोग हैं, ये पढ़ेंगे, पढ़ के आए होंगे बीसीए में से, एमसीए वाले, और बीजेएमसी के बच्चे को भी ये करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा पता है, आप शाम में किसी बिग पर्सनालिटी का इंटरव्यू लोगे लीडर का, अब वो जानबूझ के आपको एक सेंटेंस बता देगा, एक शगुफा छोड़ देगा, एक ब्रेकिंग न्यूज दे देगा, और अगले जब आप मीडिया उसको बार बार ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा तो अगले दिन सुबह क्या कहेंगे, वो अगला स्टेटमेंट देंगे, मीडिया ने मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मीडिया ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ के गलत पर्पस से, गलत ऑब्जेक्टिव के साथ प्रेजेंट किया, कहते नहीं कहते लीडर्स, ये वही सेंटेंस है, इसलिए मैंने सेंटेंस ऐसा चूज किया है जो एमसीए बीजेएमसी दोनों के लिए रिलेवेंट सेंटेंस है। तो मेरा दूसरा सेंटेंस मैंने बताया, आई सॉ द बॉय प्लेइंग इन ए पार्क विथ ए टेलीस्कोप, दोनों मीनिंग करेक्ट है। कौन सी मीनिंग मैं कहना चाहता हूं अब ये तो मुझे ही पता है, इसका मतलब है कि कॉमा लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है, थोड़े पॉज लेने हैं, पता चल जाएगा कि मैं बच्चे को मैंने टेलीस्कोप से काफी दूर से अपनी छत पे खड़े होकर देखा कि एक बच्चा अकेला पार्क में है, एंड आई एम वरीड बिकॉज दिल्ली इज नॉट सेफ प्लेस, कोई किडनैप कर लेगा, कोई तो जाए और उस बच्चे को बचा के ले आए। अगर दूसरी मीनिंग सही होगी, देन माई कंसर्न, माई बेसिक ऑब्जेक्टिव इज चेंज, कि बच्चा टेलीस्कोप लिए खेल रहा है, एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट बॉय, आई एम वरीड अबाउट द टेलीस्कोप, तोड़ देगा। दोनों की अलग अलग मीनिंग है, एक मीनिंग कन्वे होगी शाम में मीडिया में, अगले दिन सुबह स्टेटमेंट आएगा ये गलत मीनिंग थी, असल मीनिंग ये थी। नेक्स्ट सेंटेंस और डेंजरस है, आई सॉ यू मूविंग एट पीवीआर अलोंग विथ माई गर्लफ्रेंड। डेंजरस है ना, ऐसा डेंजरस, एम्बिगुअस एंड अनसर्टेन सिचुएशन में सेंटेंस नहीं बोलना, कॉमा लगाना, पॉज लगाना, नहीं तो फुल स्टॉप लगा के अलग सेंटेंस बनाना, ये पढ़े लिखे यूथ का काम है। ये आपकी होलिस्टिक एजुकेशन के बाद जो पढ़े लिखे इंडिविजुअल की पहचान है, एक एजुकेटेड प्रोफेशनल की पहचान है, उसका हिस्सा है कि ये आपको आनी चाहिए। लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, जिससे ये हमारे जो बीजेएमसी के बच्चे आए होंगे, मैं पूछता हूं सर वो मैथमेटिक्स ठीक नहीं मुझे लग रही थी 10वीं में 12वीं में, मैंने मैथ्स नहीं लिया, और मैंने कहा सर अच्छा बोलता हूं, लिखता अच्छा हूं, जर्नलिज्म करूंगा सर। एमसीए वाले बच्चे सब तो कुछ करते रह जाएंगे, इंजीनियर्स इधर उधर, और मैं तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरव्यू लूंगा, सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। कंप्यूटर साइंस में सेलिब्रिटी बनने के लिए तो बिल गेट तक पहुंचना पड़ेगा, और मीडिया इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी बनना तो बहुत आसान है, सभी टीवी न्यूज पे दो तीन एंकर सेलिब्रिटी एंकर है नहीं है? हाँ, अंजना ओम कश्यप सेलिब्रिटी एंकर अपने को समझती ना। I wish every one of you should become a much more acceptable celebrity anchor, और जब वो काफी सेलिब्रिटी एंकर बनो, लोग मेरे पास बताएं तो मैं उनको बताऊं, लेकिन पता है बॉटम लाइन मेरा स्टूडेंट है, दैट प्राइड आई विल टेक। सब बनो, लेकिन ऐसी सेंटेंस की मिस्टेक मत करना, नहीं तो कंट्रोवर्सी में आ जाओगे सेलिब्रिटी एंकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा मैथमेटिक्स लॉजिक जितनी आती है उतनी ठीक से प्रैक्टिस करना। बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आ जाए, आज कोई मैथमेटिशियन नहीं बनना, आइंस्टाइन में नहीं बनना, लेकिन जितनी आए उनको ठीक से प्रैक्टिस करना। एब्स्ट्रैक्शन, स्कूलों में पढ़ाया जाता है बातों को, पूरे 5 पेज के लेख को एक पैराग्राफ में सम अप करना आता है ना, एग्जीक्यूटिव समरी। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलानी है, या किसी सॉफ्टवेयर गाय को और इंजीनियर को, किसी एमसीए को अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना है और एक बिल्कुल क्रिस्प मटेरियल देना है, तो आपको एब्स्ट्रैक्शन आना चाहिए। सो मच सो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाना सिखाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप चलाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है न्यू कंसल्टिंग पैराडाइम। कंसल्टिंग पैराडाइम क्या होता है भाई? एवरी वन ऑफ अस आर कंसल्टेंट। डॉक्टर इज ए कंसल्टेंट। आज जाके डॉक्टर से पूछते हो ना आपकी कंसल्टेंसी फीस, इलाज करने की फीस तो छोटे शहर में लोग पूछते हैं, बड़े शहरों में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी कंसल्टेंसी फीस, लॉयर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, आपकी कंसल्टेंसी फीस। लीगल फीस जो है वो कंसल्टेंसी फीस है। सॉफ्टवेयर कंपनीज, जब मैंने 30 साल पहले सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की, उस वक्त डेजिग्नेशन हुआ करता था प्रोग्रामर का।
आज डेजिग्नेशन मिलता है कंसल्टेंट का। प्रोग्रामर हो गया, असिस्टेंट प्रोग्रामर, डिप्टी प्रोग्रामर, चीफ प्रोग्रामर, फिर आ गया इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, फिर डिजिग्नेशन आया आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट, जूनियर आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट। अब जो डिजिग्नेशन है आईटी कंपनी में वो डिजिग्नेशन है कंसल्टेंट की। चीफ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, यही डिजिग्नेशन है। बिकॉज यू नीड टू इंटरेक्ट विथ योर कस्टमर, गेट हिज और हर प्रॉब्लम, find a solution, develop that solution, give that solution back to your customer and get money for your company and then get paid from that money. That's what is the philosophy. आप अपने न्यूज एजेंसी के लिए, अपने न्यूज चैनल के लिए, अपने न्यूज़पेपर के लिए, अपने फर्म के लिए अच्छी ब्रेकिंग न्यूज कलेक्ट करोगे। आपकी न्यूज ब्रेकिंग नहीं होगी, कोई पढ़ेगा? एक्सक्लूसिवली विद आज तक, आधे घंटे के बाद सब चैनल पे होता है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव का जो टिकर है वो चलाते रहते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टोरी ब्रेक की है जी। तो आप ब्रेक करोगे स्टोरी, उससे आपकी टीआरपी बढ़ेगी, आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, आप ज्यादा ऐड दिखा सकोगे, ज्यादा ऐड मिलेगा, वहां से आपके पैसे ज्यादा आएंगे, आपकी कंपनी आपसे खुश होकर 2 साल में आपकी सैलरी 5 गुना कर देगी। सिंपल फिलॉसफी जो कॉर्पोरेट मॉडल का है वो ये। तो ऐसे मॉडल में कंसल्टेंसी स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, और इस स्किल में जो रिक्वायरमेंट्स पे आप काम कर रहे, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व कर रहे, दैट मस्ट बी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर। मैं मूवी नहीं देखता हूं, बहुत जमाना हो गया, हॉल जाकर नहीं देखता हूं। आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा आप सब मत देखो, है आप सब देख सकते हो, संडे का दिन दिया है ना फ्री। एक मूवी है, नाम आप खुद ढूंढ लेना, बहुत सारे पेरेंट्स है हमारी एज के बैठे हैं तो उनको ये नाम पता होगा। एक मूवी है जिसमें अनिल कपूर टैक्सी ड्राइवर है। आप कहोगे सर मूवी क्यों सुना रहे? कंसल्टेंसी स्किल बता रहा हूं। कंसल्टेंसी स्किल की डेफिनेशन क्या है? नहीं तो IEEE की डेफिनेशन पढ़ लेना, और अगर IEEE की डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे तो IEEE डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कॉलेज के अंदर। 4 अक्टूबर IEEE डे होता है, लेकिन 4 अक्टूबर वर्किंग डे था, तो हमने 7 और 8 अक्टूबर IEEE डे सेलिब्रेशन रखा है। एंड दैट इंटायर रिसोर्सेज हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय IEEE कंप्यूटर सोसाइटी US टू सेलिब्रेट दैट डे, एंड दैट डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज ए टेक मीडिया फेस्ट, के टेक वाले भी और मीडिया वाले भी, क्योंकि अब मीडिया वाले बिना कंप्यूटर साइंस, बिना आईटी के नहीं गुजारा कर सकते, तो दोनों मिलके कन्वर्जेंस में काम करेंगे तो होगा। तो उनको पूछ लेना, उनकी वेबसाइट पे ढूंढ लेना IEEE डेफिनेशन ऑफ कंसल्टेंसी क्या है, नहीं तो गूगल बाबा बता देगा। मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूं वो एग्जांपल कंसल्टेंसी क्या होती है एंड हाउ वी कंसल्टेंट शुड बिहेव, हाउ वी कंसल्टेंट शुड प्रोवाइड सर्विसेज, ये एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एग्जाम्पल स्टोरीज आर द बेस्ट वे टू पास ऑन द कॉन्सेप्ट व्हिच वी वांटेड टू पास ऑन। तो अनिल कपूर एक मूवी में टैक्सी ड्राइवर है, एक्ट्रेस डॉटर है उस ओनर की जिसकी फर्म में टैक्सी ड्राइवर अनिल कपूर है, और वो यूएस से एजुकेशन कंप्लीट करके आ रही हैं। मैंने थोड़ी स्पाइस स्टोरी में ऐड की है, थोड़ा लाइव डालने के लिए। जो फिल्म की स्टोरी है उसमें थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर दिया है। तो वन फाइन डे व्हेन शी वाज अबाउट टू लैंड टू द एयरपोर्ट एट मुंबई, Anil Kapoor, as a driver of the taxi, was briefed by the owner, today my daughter is coming, you are the best driver with me, go to the airport, pick her and bring her home. And see, बहुत नोटी है, ध्यान रखना, बहुत नाजों से पाला है, शिकायत न करे, अच्छे से लाना। अच्छा, वो तो फुल्ली प्रिपेयर्ड होके गया, भाई आज के जितना VIP दिन, आज के जितना ऑस्पिशियस डे मेरे लिए कुछ नहीं है, उनके लिए वो नवरात्रे से भी ज्यादा स्पेशल हो गया। आज मैं एक्ट्रेस को अच्छे से रिसीव करूंगा, इतना अप्रिशिएट करेगी वो घर जाके कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी और इनसे मेरी दोस्ती भी हो जाएगी। ही वेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब एनालॉजी समझो, टैक्सी ड्राइवर इज ए सर्विस प्रोवाइडर, इज इट? एंड द कस्टमर who was to be received is a consumer of the service. Passenger who was to be received is a consumer of the service. Consumer of services को सर्विसेज वही देनी पड़ेगी ना जो सर्विस प्रोवाइडर को चाहिए। अब अनिल जब वो आ गई, उन्होंने जल्दी जल्दी पिछला दरवाजा खोला, बैठाया, और बैठाने के बाद गाड़ी चलाना शुरू किया। दिल्ली मुंबई की सड़कों पे आप 100-200 स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं क्या? 100 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर। So he was very cool, calm, comfortable today because he wanted to have too much of appreciation, exhibit best possible services. So he was driving very slow in his lane, not committing any mistake, not accelerating car. पीछे से कस्टमर ने फीडबैक दिया। इमेजिन करो,
सर्विस प्रोवाइडर ने अपने लाइफ की बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज आज प्लान की है, और कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा, कस्टमर फीडबैक दे रहा सर्विस प्रोवाइडर को, क्या तुम कभी बैलगाड़ी चलाया करते थे? मूवी खुद ही याद करना। इट वॉज ए बिग शॉक टू हिम। आई हैड प्लान बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज एंड दिस फीडबैक। ही एक्सेलरेटेड द कार। उन्होंने कहा ऐसा क्या है, यूएस के जैसे 150 किलोमीटर पर आवर मैं नहीं चला सकता, 100 माइल पर आवर वहां चलती है, तो मैं 150 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी एक्सेलरेट कर सकता हूं। मोस्ट वीवीआईपी गाड़ी है, एक्सेलरेटेड द कार, and the moment he accelerated and touched almost 100, the many vehicles here and there, no lane driving, so he did like this all rash driving, and then she got threatened that possibly he is going to hit someone, so she started shouting from the back, passenger stop it, stop it, stop it. उसको लगा शिट फिर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, स्टॉप इट स्टॉप इट। इमीडिएटली कार साइड लिया, बिफोर कमिटिंग एनी एक्सीडेंट, स्टॉप्ड व्हीकल। शी गॉट आउट द कार फ्रॉम सेइंग दैट पहले क्या तुम कभी एयरक्राफ्ट चलाते थे? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कस्टमर वॉज नॉट इधर हैप्पी, बट द सर्विस प्रोवाइडर प्लान्ड बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज, स्टिल कस्टमर वॉज नॉट हैप्पी. The problem is the customer and the service provider didn't come on one platform to make each one of us to understand. They both should understand what type of services you expect, what is feasible in this environment, and what I'm going to provide it to you. मेरा आज का सेशन वही कंसल्टेंसी स्किल का सेशन है. आपको पता होना चाहिए इस कॉलेज में क्या क्या फिजिबल अच्छी सर्विसेज हैं जो आपको मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी. जो मैं सर्विसेज प्लान की है ठीक उस टैक्सी ड्राइवर सर्विस प्रोवाइडर के जैसे बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री प्लान्ड है हमारी. ईयर आफ्टर ईयर प्रूवन है. आपके सारे कंस्ट्रक्टिव सजेशंस उन सिस्टम के अंदर मोस्ट वेलकम है. सेकंड सेमेस्टर और आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते मुझे कि सब 6 दिन के बजाय 3 दिन में हम टाइम टेबल एडजस्ट कर रहे हैं और 4 दिन हमें मस्ती घर पे रहने दीजिए या कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने दीजिए. दिस इज नॉट अलाउड. मैं तो आपको 6 दिन का फ्रेमवर्क, टाइम स्लॉट और अलग अलग बॉक्सेस बना के दे दूंगा. टाइम डिफाइन कर दूंगा कि 2 दिन हाफ डे ऑफ आप एकेडमिक ब्रेक ले सकते हो, वेडनेसडे और सैटरडे. आप जो टाइम टेबल बनाओगे सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, उसमें आप सिर्फ ये कर सकते हो, जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो अपने टीचर से टाइम टेबल मांग लेना अभी जो बना है, और पहले हफ्ते 2 हफ्ते में प्लान कर लेना कि आपको टाइम टेबल कैसे चेंज करना है. लेकिन 6 days वर्किंग विच 2 half day breaks, वेडनेसडे एंड सैटरडे इन बिटवीन, आपको लेक्चर शेड्यूल करना है. आपकी ऑटोनॉमी ये है कौन सी लैब पहले, कौन सा लेक्चर बाद में, कौन सा लेक्चर पहले, कौन सी लैब बाद में, ये आप प्लान कर सकते हो अपने इंटरेस्ट और चॉइस से क्लास में डिस्कस करके. इस तरीके की बहुत सारी ऑटोनॉमी आपको मिलेगी कॉलेज में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हैं कि मैं 2 दिन में टाइम टेबल कंप्रेस कर लूं 9 से 6 और बाकी कह दूं कॉलेज नहीं आना मुझे. ये नहीं होगा बेटा. मैं कह दूं वेडनेसडे और सैटरडे कॉलेज हम नहीं आएंगे ग्रूमिंग के लिए और सर एक्सेप्ट कर लेंगे, ये नहीं होगा. ये ऐसा ही नहीं होगा जैसे लड़कियां कह दें कि अगले 10 दिन तो मैं कहीं फ्रेंड्स के पास रुक जाऊंगी, घर नहीं आऊंगी. ऐसे ही शक्ति हमारी भी है बेटा, ये नहीं होगा. तो कंसल्टेंसी स्किल हमने बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज तैयार की है. आपको यहां बैठाल के 4 घंटे का लेक्चर 1 बजे तक का इसलिए प्लान किया है, आपको पता हो कि मैं कौन सी सर्विसेज आपको देने वाला हूं. आप उसी प्लेटर पे रहो, न कि उस पैसेंजर के जैसे जिसको पता ही नहीं था कि 150 किलोमीटर पर आवर इंडिया में गाड़ी चलाने से हर सेकंड कोई तो हिट होगा. Our driving system, our road system have not been developed accordingly. अब डेवलप हो रही हैं बड़े बड़े, वो कौन सा हाईवेज डेवलप हो रहा है, जो 6 लेन हाईवेज हैं, वहां शायद आप चला सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू डेवलप दिस एबिलिटी टू लर्न टू लिव विद डाइवर्सिटी. ह्यूज डिबेट इस कंट्री में हो रही है कि हाउ टू लिव विद डाइवर्सिटी. लर्न टू लिव विद डाइवर्सिटी मैंने जानबूझकर नाम दिया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये एक्चुअली टीम वर्क है. मैं क्लास में अगर बच्चे को कहता हूं कि आप 10 बच्चे एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आप 10 बच्चे एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे, क्लास में सब 10 बच्चे बोलते हां, और क्लास खत्म होते लंच ब्रेक के बाद कैफेटेरिया से लंच लेके आ जाते हैं मेरे पास, सर 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 वो जो 10 बच्चे बढ़ा लेना अपनी टीम में, उनमें से 2 को हटा दीजिए मेरे टीम से, हम 8 लोग मिलकर 10 का काम करेंगे. मैं पूछता हूं क्यों? कहते सर वो मैं ना कुछ कहूं तो बेटर है. आपको पता ही है सर वो कुछ काम नहीं करेंगे, क्रेडिट लेंगे, हमें भी काम नहीं करने देंगे. जो ज्यादा वोकल होगा
वो ये कहेगा बच्चा, सर उनको कुछ आता जाता नहीं है सर। कोई बच्चा कहेगा सर वो तमिलनाडु से आया है। तो क्या तमिलनाडु से आया तो पाकिस्तान से तो नहीं आया, चाइना से तो नहीं आया, हमारे देश से आया है ना। कोई कहेगा सर वो फलानी जगह से आया है। कोई कहेगा वो चश्मा पहनता है सर, हम नहीं पहनते। कोई कहेगा वो बिल्कुल ब्लैक स्किन से, मैं व्हाइट स्किन हूं। ये सब कोई डाइवर्सिटी लाइफ में नहीं चलती माय डियर फ्रेंड्स। सिंपल फिलॉसफी है कि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको अपना टीममेट चुनने की भी परमिशन नहीं होगी, ना तो आपको अपना सबऑर्डिनेट बहुत बार चुनने की परमिशन होगी। फॉरगेट अबाउट चूजिंग योर बॉस, चूजिंग योर लीडर। Whosoever is assigned in your team by your superiors, you need to work with them, and that's why I say that the teamwork is very important. इसलिए मैंने उसका नाम रखा है Learn to live with diversity. तो जब बच्चे मेरे पास ये कहने आते हैं तो मैं उनको बताता हूं नहीं नहीं ये नहीं होगा बेटा, मुझे पता है सब बच्चे एक जैसे नहीं है, हेट्रोजेनिटी है, बट आई वांट एवरीवन टू गेट इंस्पायर्ड। और वो दो लोग तुम्हारे साथ बैठ के बेटर हो जाएंगे। नहीं 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 सर आपने क्लास में पढ़ाया था सर, बटन दबाइए पंखा चलता है, दोबारा दबा दीजिए बंद हो जाता है, ऑन और ऑफ। मैथमेटिक्स वाला बच्चा होगा कंप्यूटर साइंस का तो मुझे कहता है सर आपने क्लास में पढ़ाया था 0 और 1 होता है। आपने क्लास में पढ़ाया था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज 5, इतना तो सब बच्चे पढ़कर आए ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज 5। वो दो बच्चे अलग सेट में हैं, हम 8 बच्चे अलग हैं, आप उनको एक ही सेट में काम करने के लिए कह रहे हैं, तो रिजल्टेंट वर्क 5 होगा सर। आप पहले मैं बता के जा रहा हूं। अच्छा, इतना कन्विंसिंग लॉजिक है कि क्या बोलेंगे इसके आगे, तो मैं बताता हूं। अच्छा रुको, जैसे वो अनिल कपूर की स्टोरी सुनाई वैसे क्विक स्टोरी है। एक लड़की शादी के वक्त अपने मायके से ससुराल जाती है, एंड वी आर प्राउड ऑफ रिच इंडियन ट्रेडिशंस, जहां वो बच्ची दुल्हन रोते जाती है नहीं। 80% तो अभी भी ये होता है। उसको अपने फैमिली से बिछड़ने का भी बहुत गम होता है। कहो नहीं जाना, जाना भी है। दूसरी फैमिली को एस्टैब्लिश करने की खुशी भी है। Is that a happy moment for her or that a sad moment for her? Happy moment or sad moment? Both. बहुत इंटेलिजेंट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। किसने बताया भाई? बोथ। इट्स अ गुड आंसर है। अच्छा, अभी तो मुझे बता रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज 5, अभी बता रहे बोथ। जैसे बोथ कहते हैं मैं रुक जाओ, कोई बच्चा हैप्पी बोलता, कोई सैड बोलता, कोई तो बच्चा उस 8 में से होगा जो मुझे कहेगा बोथ। जैसे अभी बताया, मैं अच्छा बस रुक जाओ, मेरा आंसर मिल गया, जो स्टोरी में बता रहा था रीजन उसका यहाँ है। फिर मैं उसको कहूंगा अच्छा सेट थ्योरी पढ़कर आए हो, 10वीं से पहले सब पढ़ा दिया जाता है। कलेक्ट ऑल एलिमेंट फ्रॉम दिस यूनिवर्स व्हिच आर हैप्पी एलिमेंट, पुट इट इन हैप्पी सेट। Rest of the element by virtue of not being happy is sad, so put them in sad set. Happy intersection sad निकालो, क्या आएगा? Happy intersection sad 5, but दुल्हन exists there. अभी तो बताया both. Happy intersection sad 5 आता mathematically 4th generation logic, but दुल्हन exists there. Can we deny the very existence of दुल्हन because of the mathematical logic? कि नहीं, you can't exist because my mathematics doesn't say you exist. My mathematics say it is 5, so you can't exist. I will deny your very existence from this world. Can you do that? आपको क्या सोचना पड़ेगा? खुली आंखों से जो देख रहा है एग्जिस्ट कर रहा, मैथमेटिक्स सपोर्ट नहीं कर रहा, समथिंग रॉन्ग विथ मैथमेटिक्स, यही बोलेंगे ना। तो समथिंग रॉन्ग विथ दैट फिलॉसफी। 4th जनरेशन तक वो सही है। 5th जनरेशन की लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक के आगे जो लॉजिक है उसका नाम है फजी लॉजिक। और फजी लॉजिक ये कहता है कि एट द सेम मोमेंट इट कुड बी हैप्पी, इट कुड बी सैड, एट द सेम मोमेंट इट कुड बी हॉट, इट कुड बी कोल्ड, एट द सेम मोमेंट इट कुड बी बिग, इट कुड बी स्मॉल। ये फजी लॉजिक, फजी स्केल पे जब हम प्लॉट करते हैं। और इसीलिए एक बड़े पोएट ने कहा है, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। डाकिया सब समझते हैं ना, डाकिया नहीं तो पोस्टमैन, वो कुरियर वाला तो आता है, वही पोस्टमैन। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। हैप्पी एंड सैड है ना।
जो सैड लेटर निकलता है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए सैडेस्ट पॉसिबल न्यूज देता है, जो हैप्पी लेटर होता है वो किसी इंडिविजुअल के लिए हैप्पीएस्ट पॉसिबल न्यूज देता है। एक इन्वेलप में होता है जिससे ये 2 लेटर निकलते हैं। 10 बच्चे मेरे जो अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, एक जगह क्यों नहीं रह सकते, एक टीम में क्यों काम नहीं कर सकते? वो मुझे कहते हैं सर समझ गया मैं वो स्टोरी का मतलब, हम 10 काम करेंगे एक साथ, तो सब लोग टीम में काम करोगे। कभी कभी टीचर्स आपको बताएंगे आपकी अपनी टीम बनाने के लिए तो सिर्फ अपने जैसा ढूंढ के मत बना लेना, और ऐसा जब आप ज्यादा करोगे तो आपको टीचर्स टीम बना के दे देंगे जिसमें अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग ऐड करेंगे। समझ रहे आप? ये इसलिए होगा कि आप जिस आने वाली इंडस्ट्री में जाने वाले हो, जिसके लिए यहां अपनी ग्रूमिंग कराने आए हो, अपने को डेवलप कराने आए हो, उसकी तैयारी आज करानी है हमें आपको, और यही एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की। अगला इंपॉर्टेंट यह है कि इस प्रोसेस में जो बच्चा ज्यादा परफॉर्म करता है घर में भी और ऑफिस में भी, वो इगोइस्टिक हो जाता है, एरोगेंस आ जाता है। ओ मेरे बदौलत ये क्लास चल रही है, लगातार 3 सेमेस्टर से टॉप करते आ रहा हूं, जिस दिन ये खड़ा करने लगोगे मेरे बदौलत चल रही, उसी दिन लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि अब अना आ गई, ईगो आ गया, एंड दैट इज एंड। Nowhere in our day-to-day life, in corporate life, in society, ego and arrogance is accepted with pleasure. Pleasure के साथ कुछ accept नहीं करते। जब अना आ जाती है तो सरकारें बदल देते हैं ना लोग। तो जब किसी इंडिविजुअल के अंदर ये ईगो और एरोगेंस आ जाएगा और आप कहेंगे कि आपकी कंपनी आपकी बदौलत चल रही है, तो वो ऐसे स्टाफ को चेंज कर देंगे, लो परफॉर्मर भी रख लेंगे, लेकिन ईगोइस्टिक स्टाफ कभी भी नहीं रखेंगे। तो जो आपकी कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी आपके ईगो, आपके एरोगेंस का पार्ट न बन जाए, इसको समझने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल है पैरेटो प्रिंसिपल। सुना है किसी ने पैरेटो प्रिंसिपल? मैनेजमेंट फिलोसोफर्स का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। अपने जूनियर से प्रॉपरली कम्युनिकेट करने आना चाहिए आपको, गुड एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन। किताबों में जो लिखा है वो गूगल बाबा पढ़ा देगा, मेरी वेबसाइट पढ़ा देगी। जो एक्चुअल कॉर्पोरेट ग्रूमिंग है वो नहीं अगर आप सीखोगे तो वो डिग्रियां लेकर जाओगे, और वो डिग्रियां मैंने पहले स्लाइड पे बताई है। क्या है डिग्री? पे की गई फीस के बदले एक रसीद है जो कागज का टुकड़ा है, जिसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है। आप किसी को भी दिखाइए, हाय गलत नहीं बोल रहा हूं, भारतीय विद्यापीठ में फीस दिया था, 3 साल भी लगाया और ये डिग्री है, लेकिन उस डिग्री का क्या करेंगे अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे? तो परफॉर्मेंस बेसिक फंडामेंटल बॉटम लाइन होता है। तो गुड एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड अगर आपको याद है तो जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ में कभी भी आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। नेवर एवर you will encounter a situation where you need to look back. This is such a slide, such a comprehensive slide, such an exhaustive slide. It gives all possible attributes of an educated professional. तो गुड एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन के बारे में मैनेजमेंट फिलोसोफर्स ने यह कहा, प्रूवन रूल है, यूनिवर्सल फिलॉसफी है कि इवन टेक्निकली साउंड प्रपोजल इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड इफ नॉट प्रेजेंटेड नाइसली, एंड ए टेक्निकली पुअर प्रपोजल इज लाइकली टू गेट एक्सेप्टेड इफ प्रेजेंटेड नाइसली। सुना है ना? ये क्लास में बहुत बार सुना होगा कि ये 5 बच्चे डायरेक्टर सर के पास जाते हैं, जो रिलीफ मांगने जाते हैं, जो कुछ चेंज कराने जाते हैं, अल्टीमेटली चेंज करा के आ जाते हैं, और हमारी तो शक्ल देखते डायरेक्टर सर कहते हैं ओ तुम आज कॉलेज नजर आ रहे हैं। अगर वो चेंज करने के लिए भी सोच के बैठे हैं तो भी भगा देते हैं, हमारी शक्ल ही खराब है जी, ऐसी मरमनिंग होती है। ये सब उस बात पे डिपेंड करता है कि द पीपल हु आर गोइंग विथ सम प्रपोजल, हाउ इन हाउ पॉजिटिव मैनर, how good they are or how capable they are to present that proposal. वो वही बात है कि if technically sound proposals are likely to be rejected if not presented nicely, and technically poor proposal likely to get accepted if presented nicely. A quick story and to share for this. उसके बाद 2 attributes बचते हैं प्रोफेशनल्स के। क्विक स्टोरी ये है कि देयर वाज ए टीचर, सॉरी देयर वर स्टूडेंट्स, अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, अब अगले साल बोर्ड का एग्जाम होगा। चलो एनीवे, अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए थे 3 महीने पहले। बोर्ड एग्जाम से पहले 6 बच्चे किसी के स्कूल के एक फाइन डे डिसाइड किया कि
अगले हफ्ते मंडे से एग्जाम है, संडे चलेंगे हम लोग चर्च, अच्छा प्रेयर करेंगे। जैसे आप सब गए होगे अच्छे कॉलेज में, भगवान एडमिशन ईश्वर दिला दे, अच्छे कॉलेज में दिला दे, और कोई तो अच्छा कॉलेज आपको मिल गया, ऐसा बच्चे गए, भगवान क्वेश्चन पेपर सेटर पे रहम रखना, क्वेश्चन आसान आए, मुझे ज्यादा नंबर आ जाए, ऐसा प्रेयर करने गए बच्चे। ठीक है, नॉट बैड, आप पढ़ने में भी अच्छे रहे और स्पिरिचुअली भी हाई रहे। I have both the philosophies and we are proud of our nation कि हमारे कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद majority of most of the people, at least 95% plus people are spiritually very high and that's how we claim we are a spiritual country। तो बहुत अच्छी बात है, गए। अब वो जाने के बाद देखा ऐसा ही हॉल है, बड़ा प्रेयर हॉल। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया हॉल है, यहां तो हम 2 घंटे के बजाय 4 घंटे भी प्रेयर कर सकते हैं। अगला संडे फिर से, सैटरडे और मंडे 2 पेपर के बीच में है, अगले संडे का प्रेयर भी आज ही कर लें। जो लोग खड़े थे वो अपने आप बैठ गए थक के, वो सोचे सर रुक ही नहीं रहे। तो अगले हफ्ते का प्रेयर भी आज करेंगे, तो 2 घंटे के बजाय 4 घंटे प्रेयर करेंगे। अच्छा, उसमें से एक बच्चा था जिसकी पुअर हैबिट थी स्मोकिंग। उसने कहा नहीं 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 अब मत करो। बोला नहीं नहीं तुम क्या बात कर रहे, रुको अभी हम 2 घंटे कर लेते हैं, अगले संडे नहीं आएंगे। सर अच्छा तुम्हें जो करना है आप करो, लेकिन मुझे तो अब स्मोकिंग करना ही है। यहां स्मोकिंग अलाउड नहीं है इस कैंपस में। हाँ, और आजकल कुछ कुछ बच्चों में बता रहा हूं, एक नोटिस है जो आपको सर्कुलर कहीं मिल जाएगा। आजकल कुछ बच्चे, खासकर हमारे यहाँ लॉ के बच्चे और कुछ BCA के बच्चे जो नए नए आते हैं, वो फैसिनेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हुक्का एंड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हाँ, पकड़ के जब मेरे पास आते हैं बच्चे, कहते हैं सर तो अब कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, कान पकड़ रहा हूं सर, अपॉलॉजी लेटर लिख रहा हूं, ये दे दीजिए सर, 4000 का खरीदा है। फिर मैं उसको कहता हूं कि अब पुलिस बुला के हैंड ओवर करूंगा, रिस्ट्रिक्टेड आइटम है बेटा। इस कैंपस में कैसे हिम्मत हो गई। फिर कोई बच्चा एलुमनाई होता है, पास आउट होता है, वो आ जाता है और कैंटीन में पकड़ा जाता है ये करते हुए, फिर मेरे पास आता है। मैं उसको कहता हूं तेरी डिग्री विड्रॉ करने का काम करूंगा अभी मैं। फिर सॉरी वॉरी बोल के, अपॉलॉजी लिख के, और वो सामान कॉन्फिस्टिकेट हो जाता है, मेरे पास इंपाउंड होता है, फिर वो जाता है। ये सब कुछ मत करना। तो एक बच्चा उस 6 में स्मोकिंग करता था, he didn't accept the other 5 people and started smoking right in the prayer hall। लोटस टेम्पल गए हैं सब लोग? जो नहीं गए वो किसी संडे जा सकते हैं, क्लास छोड़ के नहीं। मैंने मना नहीं किया जाने के लिए, जाना है किसी संडे, पेरेंट्स के साथ जाना, फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो, संडे जा सकते हो। कॉलेज ट्रिप नहीं ले जाएगा लोटस टेम्पल। हाँ, तो वो बच्चा जो स्मोकिंग कर रहा था वो स्मोकिंग करने लगा। अच्छा, चारों तरफ बोर्ड लगे थे, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। मैंने यहाँ बोर्ड नहीं लगाया जानबूझ के। अगर बोर्ड लगाऊंगा, एक्सटर्नल गेस्ट बुलाऊंगा, तो वो क्या कहेंगे, कॉलेज में बच्चे स्मोकिंग करते होंगे, इस वजह से बोर्ड लगाया इन्होंने, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। वहां बोर्ड लगा था स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। जैसे वो स्मोकिंग शुरू किया, वो एक वॉलंटियर, जैसे वो लोटस टेम्पल प्रेयर हॉल में वॉलंटियर आता है ना, क्लास में कहते हैं, टीचर ऐसे ही कहता है ना, नहीं तो कोई टीचर जोर जोर से डस्टर बजाएंगे, फिर बच्चा भी कुछ आवाज करेगा। नींद आ रही है? बच्चा भी आवाज करेगा। फिर मेरे पास बच्चे को पकड़ के लाएंगे, बच्चा कहेगा सर इन्होंने हमें चुप करने के लिए डस्टर बजाया, इन्होंने तो खुद बहुत आवाज किया। ऐसी शिकायत मेरे पास लाइब्रेरी की बहुत आती है। 4 बच्चे लाइब्रेरी में जोर जोर से बातें कर रहे थे, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो गए, लाइब्रेरियन अपने रूम से निकले और यही से चला, ओ बच्चे सुन नहीं रहे। तो वो कहता नहीं मैं बात करूंगा। फिर वो पकड़ के मेरे पास लाते हैं, डायरेक्टर के पास। मैं बच्चों को पूछता हूं सर ये भी तो आवाज कर रहे थे, जोर जोर से मुझे कह रहे थे चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो है ना, जैसे वो बताया। अच्छा, बच्चे को मैंने कॉलेज में सिखाया, बी इनक्विजिटिव, आस्क योर क्वेश्चंस अप फ्रंट, हाउएवर डम्ब और सिली इट इज, नेवर एवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। उसने कहा कॉलेज तो है नहीं, ओडा सर भी नहीं है यहाँ, आज क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। उसने पूछ लिया why can't I smoke here? Volunteer said there are so many boards. He replied okay, I have seen these boards. फ्रेंड्स की बात तो माना ही नहीं था, वॉलंटियर से आर्गुमेंट करने लगा। I have already seen those boards, but tell me, is that boards made in heaven? ये सारे boards heaven में बने हैं? I will not follow any boards made on earth. Tell me any board, any restriction which has come from heaven. अब तो वॉलंटियर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भारतीय विद्यापीठ के बच्चे से कैसे पाला छुड़ाऊं भाई। उसने कहा लुक यू हैव 2 ऑप्शंस। वॉलंटियर रिप्लाइड लुक यू हैव 2 ऑप्शन। दिस साइड फादर इज सिटिंग, फादर द मेन पर्सन, फादर इज सिटिंग, गो टू द फादर, ब्रिंग परमिशन, देन आई हैव नो ऑब्जेक्शन, एल्स
Get out from this door and mind it. Even if you stop smoking here, I will not allow you to make any more prayer here because you are smelling out now. उसने एक स्कोप दे दिया बच्चे को सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए. आइस ब्रेकिंग सिचुएशन बन रही थी ना, आइस